तो एक दिन की छुट्टी और फेड के फैसले के बाद आज बाजार फिर से तैयार है अपने मोमेंटम के साथ। और इस बीच दो तीन चीज़ें और बदली हैं। पहला तो फेड का जो फैसला आया, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, छठी ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। ये पहला पॉइंट है। कमेंट्री से और दो चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहे हैं। एफआईज वापस लौट आए हैं, 52% की होल्डिंग्स बन चुकी है। ये एक नोटिसेबल पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, हम इलेक्शंस के बिल्कुल मिड में आ चुके हैं, उस मंथ में जहाँ पे इलेक्शंस कंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि मई मंथ के अंदर है, मई सीरीज़ के अंदर है। तो बहुत सारे ट्रिगर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगले 2.5 घंटे मैं, अभिषेक और सृष्टि आपस में बने रहेंगे, मेहमानों को जोड़ लेंगे, आपके सामने पूरा लेखा जोखा रखेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से एनालिसिस करके आपके सामने रखेंगे, ताकि आपका उसमें से ट्रेड जो बनता है ना, और जो नॉलेज बनती है, सिर्फ वही बने। इसके अलावा इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधी और सपाट बात के अंदर हम आपके सामने पॉइंट्स रखने की कोशिश करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। 4 विंडो हमेशा की तरह सबसे पहले वही रखेंगे आपके सामने, ताकि आप 4 अहम ट्रिगर्स को समझ पाओ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स आएंगे। पहला, यूएस फेड के अंदर जो फैसला आया उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 450 पॉइंट डाउ ऊपर इस तरह से टूटा। क्या टूटने के और ग्लोबल मार्केट्स को पैनिक दे रहा है? ऐसा तो कहीं कुछ खास बड़ा नहीं दिख रहा है। तो इसलिए क्या इसको एक नॉन इवेंट समझ कर इसको पास ऑन कर दें। कमेंट्री में क्या चीज़ नोटिसेबल है, ये क्या डिले इफेक्ट दिखाएगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जवाब मिल जाएगा। कोटक बैंक से मणियन का इस्तीफा हो चुका है, फेडरल बैंक हो जाएंगे। फेडरल बैंक ऑलरेडी आपको पता है कि लिस्ट में काफ़ी अच्छा से बताया जा रहा है, और कोटक और फेडरल के बीच में जो एक गैप है परसेंटेज का चेंज का, ये आप ज़रूर देख रहे होंगे। साथ ही हिवल्स के अच्छे नतीजे आए। अंबुजा सीमेंट ने भी निराश किया है। तो सीमेंट कंपनीज की बैक टू बैक 2 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने नंबर्स ख़राब किए, अल्ट्रा को छोड़ के। अप्रैल सीरीज़ में जो हीरो मोटोकॉर्प, आयशर, री के दमदार बिक्री के नंबर्स आए हैं, ये मोटा मोटी हमने आपके सामने शेयर कर भी दिया है, आज भी करेंगे। तो कुछ एक नंबर्स जो आपकी स्क्रीन पे कल छुट्टी होने की वजह से सीधा नहीं दिखा पाए होंगे, आज इसका डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं। सृष्टि को अपने साथ जोड़ लेते हैं, अभिषेक भी हमारे साथ हैं। ग्लोबल मार्केट के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताइए आगे लीजिए कार्यक्रम को। और ठीक है, अभी सृष्टि से बात हो पाएगी, थोड़ा कनेक्शन उनसे हमारा लूज़ है, लेकिन जैसे ही वो कनेक्ट होंगी तो उनसे भी हम कार्यक्रम में उनको भी जोड़ेंगे। अभिषेक से एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स के बारे में समझ लेते हैं कि इस समय की सिचुएशन क्या कह रही है। अभिषेक, 2 चीज़ें हैं मार्केट के अंदर। पहला, ये जो दरों में बदलाव नहीं होना था, ये बाजार काफ़ी हद तक सेंस करके बैठा था, लेकिन कमेंट्री के अंदर जो जो बातें बोली गई हैं, अगर आप मेरे को 5 या 6 पॉइंट्स में बता पाएँ कि क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है और भविष्य में उन सब का क्या असर होगा, तो थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी समझने के लिए। तो 5 बड़ी बातें फेड की बताइए। ब्याज दरों में तो छठी बार से कोई बदलाव नहीं हुआ। निश्चित तौर पर डिम्पी, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और हम एंटिसिपेट करके चल रहे थे, बाजार इसकी उम्मीद भी कर रहा था। तो दरें जो हैं लगातार छठी बार कोई चीज़ नहीं है, 5.25% से लेकर 5.5% की रेंज में ये स्थिर है। लेकिन एक चर्चा हो रही थी दबी जुबान में ही सही कि क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। कुछ आंकड़े ऐसे इंडिकेट कर रहे थे। तो फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने ये खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर कोई चर्चा नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो इसको बाजार ने पॉजिटिवली लिया है। हालांकि जेरोम पावेल ने यह भी कहा कि महंगाई को जो 2% के लक्ष्य के पास लाना है, उसमें समय लग रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब इसके चलते ब्याज दरों में जल्दी कटौती की संभावना नहीं है। तो एक संभावना जो बन रही थी कि जून से शायद कटौती होगी, वो फिलहाल के लिए अब कह सकते हैं कि पूरी तरह से खारिज हो गई है यूएस फेड की तरफ से। और इसके चलते हमने देखा कि डाउ जोन्स में ऊपरी स्तरों से तकरीबन 450 अंकों की गिरावट हमने देखी कल के सत्र में। परसों के सत्र में, चूंकि कल तो हमारे भारतीय बाजार बंद थे तो हमने रिएक्शन देखा नहीं, लेकिन परसों के सत्र में डाउ जोन्स में करीब 400-450 अंकों की गिरावट थी। और कल को अगर हम जोड़ दें तो कल हमने देखा कि पॉजिटिव भले ही बंद हुए हैं, लेकिन ऊपरी स्तर से 450 अंक फिसले हैं। हालांकि निचले स्तरों से अगर हम बात करें तो करीब 570 अंकों के आसपास की हमने तेजी भी देखी। 123 अंकों की रिकवरी दिखी निचले स्तर से, और रिकवरी के बावजूद S&P 500 और नेस्डेक लाल निशान में जाके ये बंद हुए हैं। तो अमेरिकी बाजारों से संकेत तो ये हैं। वहाँ पर थोड़े से मिक्स्ड क्यूज हैं। लेकिन अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें, हल्की सी नरमी है। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है 4.63% के पास है। डॉलर इंडेक्स है 105.7 के करीब।
सोने की बात कर लें तो $2330 के पास से सोने का में कारोबार हो रहा है। हल्की सी तेजी आई है, लगातार वहां पर हम प्रेशर देख रहे थे, लेकिन क्रूड में जो नरमी आई है उससे जरूर बाजारों को राहत मिलेगी, क्योंकि मांग में कमजोरी है और अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ी है, कच्चे तेल का भंडार बढ़ा है और इस चीज के चलते क्रूड के भाव में हम देख रहे हैं कि तेज गिरावट, हम कहेंगे $83 के आसपास क्रूड कारोबार कर रहा है। तो ये संकेत है अमेरिकी बाजारों से। एशिया की बात कर लें तो गिफ्ट निफ्टी में आपको थोड़ी सी तेजी दिखेगी। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त जो है 22,750 के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि जापान के बाजार थोड़े से नीचे हैं, लेकिन हांगकांग के बाजारों में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। 22,750 के आसपास का निफ्टी है। तो यूएस में निचले स्तर से हम रिकवरी कह लें। इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव क्यूज और इसके अलावा क्रूड में कमजोरी। तो ये माहौल पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय बाजारों के लिए कंस्ट्रक्टिव हैं। 22,750 के आसपास निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए अब चलते हैं कि एफआईज और डीआईआईज के आंकड़े किस तरह से आए हैं और एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग से संकेत किस तरह से हैं। तो लगातार दूसरे दिन कैश मार्केट में एफआईआईज की बाई के फिगर आए हैं और थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। परसों के सत्र में जब हम थे तो जो बाइंग आई थी इंट्राडे में, उसको देख के लग रहा था कि कहीं ना कहीं बिना एफआईआईज के सपोर्ट से संभव नहीं है। और आखिरकार जो आंकड़े आए बाजार बंद होने के बाद 1,072 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बाइंग आई है। हालांकि डीआईआईज की तरफ से भी लगातार बाइंग बरकरार है। 1429 करोड़ की कैश मार्केट में डीआईआईज की तरफ से बाइंग आई है। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग से संकेत कैसे हैं। डिम्पी बताइए, एफआईआईज की बाइंग तो आ रही है कैश मार्केट में धीरे धीरे। देखिए बाइंग आई है और पिछले 2 दिन में बाइंग आने से फ़र्क ये पड़ा कि आपने ऑल टाइम हाई ना केवल निफ्टी का लगाया बल्कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 50,000 को आपने टेस्ट कर दिया। और मैं कई बार कहता हूं कि एफआईज को आप ऐसा भी इग्नोर ना करो। एफआईज जब भी आते हैं आपको अपने टर्मिनल से प्रूव करवा देते हैं कि देखिए वो आ चुके हैं। और ये बात आप पिछले 2 दिन से टर्मिनल से ही प्रूव हो रहा होगा कि इसमें ज़्यादा बोलने के लिए कुछ पॉइंट्स नहीं है। तो 52% यानी कि मेजॉरिटी होल्डिंग्स में वो अब आ चुके हैं। इससे पहले वो माइनॉरिटीज़ में थे, यानी कि 50% से कम की होल्डिंग करते थे। अभी वो 52% है और सीधा 43% से बढ़कर 52 आए। ध्यान देने वाली बात है, पिछले 2 दिन में करीब वो 15% अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा चुके हैं। और इस बीच हमने 2 दिनों के अंदर ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ताबड़तोड़ तेज़ी देखी है। आपने खुद से इसका एहसास भी किया हुआ है। तो कहने की मोटा मोटी बात यह है कि एफआईज की होल्डिंग्स आपके पास खड़ी है। डीआईज ने किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया, 38% पे वो सिर्फ देख रहे हैं एक दूसरे को। वो ना बेचने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना ही खरीदने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिटेल की होल्डिंग 53% है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, रिटेल और एफआईज अब आमने सामने हैं। एक के पास 52, एक के पास 53% होल्डिंग्स है। अब जिस तरफ भी पलड़ा झुकेगा, यानी कि जिस तरफ की परसेंटेज बढ़ेगी, बाजार वैसे ही रिएक्ट करेगा। एफआईज की परसेंटेज बढ़ी तो बाजार और तेज होगा। रिटेल के पार्टिसिपेशन यानी कि उनका लॉन्ग साइज बढ़ा तो बाजार कमज़ोर होगा। मैं रिटेल की एंटी नहीं हूँ, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर यही है और प्रीवियस डाटा, हिस्टोरिकल डाटा यही कहता है कि जब जब रिटेल की होल्डिंग्स मार्केट में बढ़ती है तो रिस्क और थोड़ा वॉलिटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ जाती है। तो इसलिए रिटेल और एफआईज अब आमने सामने खड़े हुए हैं। मैं एफआईज को यहाँ पे एक और क्रेडिट भी दे सकता हूँ कि आपके सारे टारगेट को अचीव करवाने में एफआईज ने सिर्फ अभी 50% का ही योगदान है। आप ये सोच के देखो, ये चले जाते हैं 80% तक भी। अगर ये और आगे तो आप किस लेवल तक जा सकते हो, आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा लीजिए। और अगर यहाँ से वो फिसल के नीचे भी गए तो ये 20 के लेवल तक भी चले जाते हैं और थोड़ा उससे भी नीचे चले जाते हैं। तो अगर 30% का यहाँ से कट आए और 30% का यहाँ से राइज आए तो आप मान के चलिए कि निफ्टी कम से कम नहीं तो 1500 पॉइंट का हेर फेर और करेगा। निफ्टी की बात बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ 1500 पॉइंट का हेर फेर करेगा। तो आप दोनों ही चीज़ों के लिए सचेत रहिए। बड़ी पोजीशंस, बड़े लेवल, बड़े सपने इस समय कम से कम एफआईज के तौर पर ना देखिए। एफआईज ऐसी जगह पे खड़े हैं, थोड़ा सा भी नीचे की तरफ झुके तो लेके आएंगे आपको नीचे, थोड़ा भी ऊपर की तरफ झुके तो लेके जाएंगे ऊपर। तो एफआईज के हिसाब से पर डे इसको अब चेक करने की ज़रूरत है। कई बार आप इग्नोर मारना चाहे मार सकते हैं, लेकिन अब आप इग्नोर नहीं मार पाएंगे। ये एफआईज और डीएस का मोटा मोटी आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया। ठीक है। अब बढ़ेंगे कि एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप लॉन्ग हैं तो आप क्या करें, शॉर्ट हैं तो क्या करें। शुरुआत करेंगे हम निफ्टी के लॉन्ग वाले सवाल से, क्योंकि हमने देखा है कि मंगलवार के सत्र में बाजार ने नई ऊंचाई को छुआ है, लेकिन नई ऊंचाई छूने के बाद आखिरी का जो घंटा रहा
वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट टेकिंग वाला सत्र रहा और 22,600 के आसपास आकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, यानी कि ऊपरी स्तर से करीब करीब पौने 200 अंक फिसल गया निफ्टी। डिम्पी, तो जो लॉन्ग वाले हैं ये थोड़ी सी हम प्रॉफिट टेकिंग इसको मानेंगे, क्या उन्हें अपना कॉन्फिडेंस बाजार में बरकरार रखना चाहिए? और किसी को फ्रेश लॉन्ग है तो क्या ये क्वेश्चन मिल गया 1.5 पौने 200 अंकों का? देखिए, मैं एक पॉइंट एग्जाम्पल के जरिए क्लियर कर देता हूँ। आपके पास चाहे 2 लाख की गाड़ी है, चाहे 20 लाख की गाड़ी है, चाहे 2 करोड़ की गाड़ी है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं चलाएंगे तो कई बार वो हीट हो जाती है, तो उसके बाद आपको इंजन बंद करना पड़ता है, फिर थोड़ा कूल ऑफ करना पड़ता है। इसमें गाड़ी की गलती नहीं, इसमें सिस्टम का प्रोसेस है। अगर आप ज़्यादा बहुत तेज़ी से काम करेंगे तो आप हीट भी हो जाते हैं। कुछ वैसा ही है। आप देखिए 2 दिन से FIs आए, 15% आए, बाजार ने कुछ नहीं देखा, कोई फेड वेड की तो चर्चा तक नहीं थी मार्केट के अंदर, ना ही क्रूड की चर्चा, ना ही किसी और चीज़ की चर्चा, कुछ नहीं देखा, बाजार ने एक तरफा किया। तो बाजार के साथ ना एक चीज़ पैरेलल चल रही है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, डेट इज़ कॉल्ड ओवर हीटिंग। मैंने शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ओवर हीट हो जाता है कई बार, बस वो ओवर हीटिंग को एडजस्ट करने के लिए नीचे आना पड़ता है। वो जैसे ही ओवर हीट हुआ, थोड़ा सा नीचे आ गए, फिर से ठीक हो गए। आप लेवल्स के हिसाब से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। तो निफ्टी का आपने 2 हिस्सों में क्वेश्चन पूछा कि पुराने वालों को क्या करें और नए वालों को क्या करें। पहले मैं पुराने वालों को बताता हूँ। पुराने वालों का हमने लगातार नॉन स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगवाया, एक बार भी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा नहीं, और आपने इंजॉय किया है नया हाई, और एक बार नहीं कई बार किए हैं। मैं फिर से बोलूँगा, पुराने वालों के लिए तो स्टॉप लॉसेस लगा के रखें, ट्रेल लगा के रखें, जहां आपको एग्जिट मिलता हो आप निकल जाएं, वो आपकी फैसला है। लेकिन बाजार कभी और चल सकता है क्या? इसका जवाब हाँ है। क्या बाजार और भी गिर सकता है? इसका जवाब भी हाँ है। काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कीज़ अब FIs के हाथ में आके रुक गई है कि यहाँ से कितना बढ़ाते और कितना घटाते हैं। ये है पहला पॉइंट। दूसरा, अब आपने अगर ले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो फिर लेवल्स क्या लगाएं? देखिए, हर 200 पॉइंट पे एक सपोर्ट है। पहला सपोर्ट 22,400, दूसरा सपोर्ट 22,200, तीसरा सपोर्ट 22,000। आप देखेंगे हर 200 पॉइंट पे सपोर्ट एरिया, और ये जो मैं वर्ड्स आपके सामने बोल रहा हूँ 22,000, 22,200, 400, या पहले भी सुन के आए हुए हैं। ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करते थे, अब ये सपोर्ट में और मेजर सपोर्ट में कन्वर्टेड है। अब आते हैं रेजिस्टेंस की बात। मैं एक चीज़ आपको नोटिस करवाता हूँ, हम 2 दिन से आपको 550 से 650 वाले लेवल्स की जिक्र कर रहे हैं। बाजार ने इंट्राडे हाई बना दी है, लेकिन क्लोजिंग 650 के ऊपर नहीं दिया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप चेक कर लीजिए, एक दिन 643 है, एक दिन 604 है, तो 650 की क्लोजिंग नहीं मिल रही है। तो वो क्लोजिंग आपका एक रेजिस्टेंस है। तो पहला रेजिस्टेंस 650, दूसरा 850, फिर सीधा 23,000 है। तो हर 150-200 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है, हर 150-200 पॉइंट के नीचे सपोर्ट है। आपको करना क्या है? नए पुराने वालों को तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, नए वालों को डिप में आना है, फिर ऊपर जाके बेच देना है, फिर डिप में आना है, फिर ऊपर जाके बेच देना है। ये प्रोसेस आप करते रहें। तो इस प्रोसेस के जरिए आप तो एक तो लाइट रहेंगे और हर मेजर मूवमेंट का आप पार्टिसिपेशन करेंगे। बट एक चीज मैं बोलूंगा, वॉल्यूम 10% से ज़्यादा इंडेक्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट वाले डिप पे क्या करें? दूर ही रहें, क्योंकि माहौल तो लग नहीं रहा है। आप खुद ही जानते हो और आप खुद देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट का मौका कौन दे रहा है? कौन दे रहा है शॉर्ट का मौका? मिल ही नहीं रहा शॉर्ट का मौका। मिल भी रहा है तो आप तो गैप डाउन कर देते हो उस दिन, तो उसके बाद फिर बाजार तेज हो रहा है। और आप ये सोच के देखो ना, अभी FI सिर्फ 52% लॉन्ग है, आप ऑल टाइम हाई लगाते हो। अभी आपका पुट कॉल रेशो 1 पे है, वो फेयर वैल्यू है, महंगा नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी महंगा हो गया। बॉस, महंगा नहीं हुआ। महंगा होता तो खुद वो बता देता है। और ये अगर आप और भी PE वगैरह भी चेक करेंगे तो उस हिसाब से भी बाजार अभी महंगा नहीं है। ठीक, तो एक मन में अपनी थॉट प्रोसेस को क्लियर रखो, कोई भी भावनाओं में मत पलो, जो फैक्ट कह रहा है वही मान लो। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, शॉर्ट करने से बिल्कुल बचना चाहिए। उल्टा मैं शॉर्ट वालों को बोलूंगा एक पॉइंट, कि आपको कभी भी बाइंग और डिप मिले ना, तो आप वो करो। थोड़े दिनों के लिए अपना ना DNA चेंज कर लो आप, क्योंकि बाजार ना आपको पैसे दे नहीं रहा। आप पिछले 1 महीने से बाजार को शॉर्ट करने की अटेम्प्ट ले रहे हो, बाजार आपको शॉर्ट करके पैसा कहाँ दे रहा है? और अगर आपने गलती से शॉर्ट कर दिया तो आपको मार्केट से लॉस ही हुआ होगा नेट में। ठीक, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइंग और डिप्स के लिए कुछ दिनों के लिए अपने DNA चेंज कर लो। जिस दिन बाजार फटीक में आएगा, थकावट में आएगा, या लेवल्स एबनॉर्मल से हो जाएंगे, उस दिन करो ना शॉर्ट। फिर किसने मना किया? फिलहाल के लिए शॉर्ट्स के लिए मना है। ठीक है, शॉर्ट्स के लिए मना है। अब निफ्टी बैंक पर आ जाते हैं। तो जो कहानी निफ्टी की रही प्रॉफिट बुकिंग वाले ऊपरी स्तरों से, और निफ्टी बैंक में भी हमने बिल्कुल वैसा ही आखिरी घंटे का सत्र देखा, और करीब करीब 550 या 600 अंक ऊपर से नीचे आकर निफ्टी बैंक बंद हुआ है। तो डिम्पी, लॉन्ग वाले निफ्टी बैंक में क्या करें? क्योंकि वहां पर भी हाइस तो बनी है, 50,000 तो बस एक साइकोलॉजिकल लेवल था, थोड़ा सा दूर रह गया 40-50 अंक।
वो आप मान के चले कि आपने 50,000 लगा दिया, और जब भी पहली बार अगर आपको निफ्टी का हाई बनता हो दिखा, अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, तो एक एक पॉइंट से हम छोड़ के आए थे, सिर्फ एक पॉइंट से हमने नया हाई नहीं बनाने से अपने आप को छोड़ दिया और बाजार वहां से 250 पॉइंट नीचे चला गया था। तो कई बार क्या होता है कि आप जो पिवट पॉइंट्स बना के बैठे हैं 50,000, उससे सिर्फ 30-40 पॉइंट नीचे घुमा के ले आएगा, फिर नीचे लाएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा, और उसको मतलब उसको अचीव करवाने में भी कई बार समय लगा देगा। खैर, ये एक पॉइंट था जो कि पुराना हिस्टोरिकल डाटा से मैं क्लियर कर रहा था। अब आते हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि एकदम से उतार चढ़ाव हुआ, देखिए उस दिन का उतार चढ़ाव दो वजहों से था। पहला, एक तो फेड के फैसले की वेटिंग हो रही थी, दूसरा ऑप्शंस की राइटिंग, यानी कि ऑप्शंस का ट्रेड होना था। उस दिन एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, आज थर्सडे का सेशन है, ठीक है। कल से नेक्स्ट 50 की एक्सपायरी भी होना शुरू हो गई है, जो नेक्स्ट 50 में काम करते हैं उनकी एक्सपायरी का डेट कल है। खैर, एनी हाउ, अब ये जो वॉलिटिलिटी है, इस वॉलिटिलिटी ने डैमेज क्या किया और प्लस क्या रखा? डैमेज तो कुछ खास नहीं किया, आपका मोमेंटम जस का तस है। और आज आपने फिर से एक फेडरल बैंक पे अच्छी खबर, थोड़ा कोटक के अंदर आप नेगेटिव खबर देखिए, तो ये चेक एंड बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। एक और पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा हीटेड हो गया था 1.5, मैंने आपको मना भी किया था कि बैंक निफ्टी को भी हाथ मत लगाना, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आया है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी वैल्यू भी नीचे आ गई है पुट कॉल रेशियो की, तो ये ओवर हीटेड से फेयर वैल्यू पे आ गया, ये 0.99 हो चुका है, ठीक। अब आपको क्या करना है कि किसी भी डिप में आप इसको प्लस कर सकते हैं। डिप क्या होता है? डिप का मतलब 49,000 आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, 49,200 भी आपका एक सपोर्ट एरिया है। तो आपके पास दो सपोर्ट एरिया, यानी कि ये एरिया टू बाय है, इस एरिया के अंदर आपको एंटर करना है। आप बेचेंगे कहाँ पर? बेचेंगे आप 49,550 पे, 49,850 पे, 49,000 मतलब 50,000 ही समझ लीजिए, 50,000 पे। तो 3 चरणों में मैंने आपको टारगेट दिए, 2 चरण के आपको मैंने स्टॉप लॉस दे दिए। इसी रेंज में बाजार करेगा, ध्यान रखिएगा, ये 2 दिन के अंदर भी कर सकता है, 1 दिन भी कर सकता है, और 1 महीना भी लगा सकता है। ये डिपेंड अपॉन द एफआईज की होल्डिंग के ऊपर है, वो कितनी तेजी से आते हैं। रिटेल को जो करना था वो कर चुका है, अपनी होल्डिंग्स को बचाने का काम, उसको रिवॉर्ड भी मिला है। तो ये सारी चीजें हम आपके सामने धीरे धीरे करके रख रहे हैं, और एक एक चीज बाजार प्रूफ भी करता है, हमें नहीं प्रूफ कहने की बात, आप खुद फील करते होंगे। ये हमें अच्छे से अपने इस पे डाटा एनालिसिस पे गर्व भी है कि हम आपके सामने वो सारी चीजें साफ सुथरे तरीके से रख पाते हैं। ठीक है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 47,000 के बाद से एक तरफा तेजी वैसे बैंक निफ्टी में दिखी है। तो ये सवाल कि शॉर्ट करें ना करें ये वैलिड नहीं होता है, लेकिन सवाल का फॉर्मेट है तो डिम्पी पूछना तो पड़ेगा। बताइए करना क्या है? देखिए, शॉर्ट नहीं करें अभी आप। अब कोई लोग ये भी कह सकते हैं कि 50,000 के आसपास शॉर्ट किया होता उस दिन तो हमको पैसे बन गए होते। वो एक्सीडेंटली पैसा होता है, वो आप, अच्छा किसी को मालूम था क्या क्या इस तरह से बाजार उस दिन राइटिंग करके नीचे आ जाएगा? हाँ, अगर आ भी जाएगा तो फिर सपोर्ट कहाँ टूटे हैं। आज मान लो गैप अप कर गया, फिर क्या कर लोगे आप? तो आपको एक्सीडेंटली जो पैसा है, एक्सीडेंटली जो मूवमेंट्स होगी वो तो होंगी, वो आगे भी होंगी, वो तेजी में भी होंगे और मंदी में भी होंगे। एकदम से रिवर्सल आएगा, एकदम से तेजी आएगा, इसके लिए आपको प्रिपेयर रखना है। एक पॉइंट मैं और बोल देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी वालों को, इम्पाइल्ड वॉलिडिटी 1% की मानी है, यानी कि बाजार सिर्फ 1% ऊपर नीचे भी होता है ना, तो बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं। तो आप सिर्फ 1% की मूवमेंट लेके आएंगे जो बेयर मिनिमम आती है मार्केट के अंदर, तब भी 500 पॉइंट बैंक निफ्टी हिलेगा डुलेगा। तो आप इसकी आदत से डाल लो कि मेरे को 500-600 पॉइंट तो बैंक निफ्टी को देखना भी नहीं है, इंडाइसिस बड़ा हो चुका अभी, ठीक। दूसरा पॉइंट, आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए बल्कि बाइंग ऑन डिप्स करना चाहिए। शॉर्ट करते समय आपको फटीक के लेवल, यानी कि लेवल्स टू वैल्यूएशन की कंफर्ट ना आए, या फिर थकावट आ जाए, या ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम हो तभी शॉर्ट करें। ना तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ना ही एफआईज की प्रॉब्लम है, ना ही रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बाइंग ऑन डिप करो ना, जब तक स्ट्रक्चर में कोई खास प्रॉब्लम आती नहीं है तो। ठीक है। तो ये निफ्टी का और निफ्टी बैंक का पूरा एनालिसिस हो गया। आपको बता दें कि आपके फोकस में आज कौन से शेयर होने चाहिए। तो कुछ शेयर्स हैं जो उसको आप नोट कर लीजिए कि क्यों आपके फोकस में होनी चाहिए। एक तो बैन वाले शेयर्स हैं, बायोकॉन है और आइडिया है। इसको आज ये बैन में रहेंगे। 2 शेयर हैं बैन में, 2 शेयर नतीजों वाले हैं। नतीजों वाले कौन से शेयर हैं? वो हैं कोल इंडिया और अडानी पोर्ट, इनके नतीजे आएंगे निफ्टी में। और 2 शेयर और नोट कर लीजिए। कोटक बैंक से केवीएस मड़ियन ने इस्तीफा दिया है। वहाँ से करीब 30 साल के लंबे कार्यकाल के बाद हाल ही में प्रमोशन हुआ था केवीएस मड़ियन का, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि वो फाइनेंशियल सेक्टर में ही और अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करेंगे। अटकलें फिर से तेज़ हैं कि वो शायद फेडरल बैंक ज्वाइन कर सकते हैं, और शायद ये अटकलें नहीं, शायद इस पर पुख्ता मुहर भी लग जाए क्या, क्योंकि आज 2 बजे फेडरल बैंक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इस पर आप नज़र रख के चलिएगा। तो 2 6 स्टॉक्स और हो गए बैन वाले समेत।
अब अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर उनका व्यू क्या है, कौन से लेवल्स वो देख रहे हैं और आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। किरण जानी हमारे साथ हैं, अवनी भट्ट हैं और आयुष मेहता हैं। किरण जी, अवनी जी, आयुष जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनों स्वदेश पर। अवनी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। एक बार जरा निफ्टी पर, इंडेक्स पर जरा व्यू आप दीजिए। आप किस तरह से देख रही हैं बाजार के सेटअप को, और मंगलवार को जो आखिरी घंटे में जो प्रॉफिट टेकिंग आई थी, तो उसके बाद आज के लिए आप रणनीति किस तरह से बनाएंगी? क्या सलाह है आपकी ओर से? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी और डिम्पी जी, और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग, सारे पैनलिस्ट को भी वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अब हुआ क्या है, जो मंगलवार का जो मूव था, एक ऑल टाइम हाई के तरफ मूव हमने देखा है, और एक इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, फेड पॉलिसी का जो इवेंट है वो काफी मायने रखता है। तो और उसके पहले हमें एक दिन छुट्टी थी, तो अब ये 2 दिन का ओवरनाइट रिस्क हो जाता अगर कोई पोजीशन कैरी करता है तो। इसीलिए ये एक कैरी पोजीशन ना कैरी करके एक लाइट पोजीशन रखनी होती है ट्रेडर्स को मोस्टली ऐसे माहौल में। इसीलिए वो हमें से थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी ऊपर के स्तर से, वो भी आखिरी के 1 घंटे में देखने मिली थी। तो ये एक पोजीशन लाइट हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन कोई शॉर्ट्स हमें नज़र नहीं आ रहे हैं सिस्टम में। व्यू अभी भी तेजी का ही है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कोई ओवरहीटेड जोन में पैरामीटर्स नहीं है। एफआईआईज के आंकड़े देखें अगर इंडिविजुअल इंडेक्स में, तो निफ्टी में उन्होंने 1684 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग किया है, और बैंक निफ्टी में 2523 करोड़ का बाइंग किया है। तो एफआईआईज भी बाई साइड पे है, पैरामीटर्स भी ओवरहीटेड नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये अगर लेवल्स के हिसाब से जाए तो पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर 49,170 से 175 ये है डेली चार्ट का 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से एक अच्छी उछाल आने की पूरी उम्मीद है। और इसका अगर वीकली चार्ट्स पे भी देखें तो वीकली चार्ट्स पे भी एक सपोर्ट बनता है 49,200 के करीबन, और ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से 49,000 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो कि बरकरार है, वहां से बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। तो ये एक सपोर्ट एरिया मान लीजिए कि 49,000 से 49,175 का एरिया जो है, इस क्षेत्र में अगर हमें बैंक निफ्टी मिलती है तो हमें खरीदारी करनी चाहिए, नीचे बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 48,800 का, और ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से ऊपर फिर से एक बार ऑल टाइम हाई के तरफ चलेगा, और शायद 50,000 भी क्रॉस कर सकता है। तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। और यही चीज निफ्टी में देखें तो 22,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है आज के लिए, आज के दिन के लिए। और अगर पूरे ओवरऑल ये जो अप ट्रेंड चल रहा है उसका अगर हम स्टॉप लॉस मान के चले तो 22,400 में अब ये शिफ्ट हो चुका है, जो कि पहले 22,200 पे था। तो ये सपोर्ट बेस ऊपर आ रहा है। रेजिस्टेंस अभी ऑल टाइम हाई का जो है वही रहेगा जो ट्यूसडे को ऑल टाइम हाई लगाया था वो, और वो अगर क्रॉस कर सकता है, जिसकी पूरी उम्मीद है कि मई महीने में ये जो ऑल टाइम हाई लेवल्स है वो भी क्रॉस करके और ऊपर चलने की उम्मीद है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। और लेवल्स के हिसाब से आज के दिन में, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर फ्यूचर हमें 22,630 से 650 के रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे एक खरीदारी का मौका बन सकता है। और नीचे 22,550 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 22,850 का इसका टारगेट रहेगा। तो दोनों ही इंडेक्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। लेवल्स मैंने आपको बता दिए। मोटा मोटी वही लेवल्स हमने आपको अवनी ने भी शेयर किए हैं जो हमने आपके साथ थोड़ी देर पहले शेयर किए थे। बाइंग ऑन डिप्स अवनी का भी मानना है, हमारा भी मानना है। 50,000 वापस आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको 22,500 का एक अच्छा सा बेस बनाने के बाद बाजार और चल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अवनी ने मोटा मोटी वही सारे लेवल्स आपको नोटिस करवाए जो थोड़ी देर पहले हम भी आपको नोटिस करवा रहे थे। 850 फिर 23,000 तक के टारगेट्स मिलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अवनी के साथ साथ किरण जानी भी हैं, आयुष मेहता भी हैं। आयुष भाई नमस्ते, जरा बताइए अपने शेयर्स बताइए सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल्स हैं। मुझे भी ऐसा लगता है बाय ऑन डिप्स में हमें उसमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा मनप्पुरम पे।
अगर हम मनप्पुरम की बात करें तो स्टॉक काफी टाइम से एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, हाई एट ऑफ हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर है, प्लस एक गुड वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन है यहाँ पे। तो मुझे लगता है मनप्पुरम फाइनेंस को यहाँ से बाय किया जा सकता है पूरा टारगेट ऑफ 210। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 195 करेगा। सेकंड स्टॉक है मेरा एनएचपीसी। अगर एनएचपीसी की बात करें तो स्टॉक काफी टाइम से क्लस्टर रेजिस्टेंस में चला था। फरवरी से इसने स्टॉक का ब्रेकआउट नहीं आया था और कल के मतलब परसों के सेशन में इसने क्लोजिंग अपने ब्रेकआउट के ऊपर ही की और क्लोजिंग ऊपर की, प्लस एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे भी। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है इसकी, डेली चार्ट पे ब्लैक पैटर्न है इसके, मंथली चार्ट पे। तो मुझे लगता है एनएचपीसी को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 105। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 93 रुपीज करेगा। पीसी हो गया, मनापुरम हो गया, दो आपके शेयर्स हैं। एनएचपीसी आप चार्ट के जरिए खुद ही आइडिया लगा रहे होंगे, डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। और मनापुरम भी बढ़िया शेयर है, अच्छा शेयर है। मनापुरम के अंदर अच्छा मूवमेंट है। शायद इसकी एक सब्सिडरी वो मुथूट है, शायद उसकी सब्सिडरी को भी अप्रूवल आया था। किरण, आपके ट्रेड क्या हैं? आपकी तरफ से कौन से ट्रेड होंगे? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। दो स्टॉक लेके आए, दोनों बाई तरफ है। पहला जो स्टॉक है वो फर्टिलाइजर की तरफ से है, यूपीएल। यूपीएल हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। कहीं ना कहीं 500 रुपए से स्टॉक ऊपर में 515 518 तक जाके आया, लेकिन वापस 505 के आसपास सेटल हुआ है। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में है। सो देयर आर चांसेस कि हम यहाँ पे एक अपसाइड देख सकते हैं। तो यूपीएल हमारा पहला कॉल रहेगा, अब बाई करके जा सकते हैं। 530 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड 494 एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। दूसरा जो कॉल है वो एलआईसी हाउसिंग है। ये हमने ट्यूसडे के दिन डिस्कस किया था। 665 660 के आसपास से स्टॉक रिकमेंडेशन थी हमारी। ऊपर में हमने देखा कि ट्यूसडे के सत्र में 680 तक जाके आए और कहीं ना कहीं क्लोजिंग इसकी 670 के आसपास हुई थी। इसके एक लॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है। साथ ही साथ आप डेली चार्ट देखोगे तो मल्टीपल रेजिस्टेंस हमने देखे थे 670 के ऊपर, कंफर्टेबली 670 के ऊपर क्लोज हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पे भी बुलिश जोन के अंदर है। तो देयर आर चांसेस कि एलआईसी में हम अच्छा आने वाले समय में एक अच्छा अपमूव देख सकते हैं। तो 670 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। 699 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 654 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो एलआईसी हाउसिंग इन यूपीएल हमारी तरफ से बाई कॉल रहेंगे। और दूसरा जो शेयर है वो है यूपीएल किरण की लिस्ट में। अवनी जी, आपके शेयर कौन से हैं? आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? जैसे बैंक निफ्टी में व्यू बहुत पॉजिटिव है और उसमें भी एक पीएसयू क्षेत्र में बेहतर है सेटअप प्राइवेट बैंकिंग के मुकाबले। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से पीएनबी। पीएनबी में हमने देखा है कि एक वीकली ब्रेकआउट देखने मिला था 138 से 138.5 के रेंज के ऊपर। और फ्यूचर्स में भी हमने ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है 2% का। और ऑप्शंस का डेटा जो है वो काफी बुलिश सेटअप दिखा रहा है। अनवाइंडिंग देखी है हमने 135 के कॉल में, 137.5 और 140 के कॉल में भी हमने अनवाइंडिंग देखी है। और पुट राइटिंग जो है वो पिकअप हो गया है 130 और 135 के पुट्स में, और थोड़ा बहुत एडिशन 140 के पुट में भी हमें दिखाई पड़ रहा है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 135 पे है, एक अच्छा बेस बना चुका है स्टॉक। तो इसमें हम लॉन्ग करके चलेंगे। इसका टारगेट रहेगा 150 और 165। ये दो, 150 इसका ट्रेडिंग टारगेट रहेगा, 165 थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट रहेगा, और इसमें 134 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा जो स्टॉक है वो निफ्टी से रहेगा, पेट्रोनेट एलएनजी। तो पेट्रोनेट एलएनजी ने भी एक सपोर्ट बेस बना लिया है 300 से 303 के क्षेत्र में, और अब इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। फ्यूचर्स में भी हमने ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है 5.5% का, और इसमें भी कॉल में अनवाइंडिंग दिखाई पड़ रहा है 310 के कॉल में। तो एक अच्छा बेस बना चुका है मेरे हिसाब से। ये स्टॉक भी ये मई महीने के सीरीज में एक अच्छा उछाल दिखाने के तौकात में है। तो इसका टारगेट रहेगा 328 का और स्टॉप लॉस लगाना है 299 का। ठीक है, पेट्रोनेट और पीएनबी ये दो शेयर पी लेटर वाले, और दोनों में हमने देखा था कि मंगलवार को अच्छी तेजी आई थी। पेट्रोनेट के लिए अब जो टारगेट है वो है 328 रुपये का, 299 रुपये का स्टॉप लॉस। और पीएनबी के लिए जो टारगेट्स बन रहे थे पहले 140 145 वाले, वो टारगेट अब बढ़ के हो गए 150 और 165। अवनी जी की सुपर बुलिश ये कॉल है पीएनबी को लेकर। स्टॉप लॉस 134 रुपये का आपको लगा के चलना है। किरण की बात करें तो इनके हैं यूपीएल और एलआईसी हाउसिंग, दोनों के दोनों खरीदारी वाले शेयर हैं। यूपीएल के लिए टारगेट 529 रुपये का और स्टॉप लॉस 494 रुपये का, और एलआईसी हाउसिंग के लिए टारगेट 699 का और 654 रुपये का स्टॉप लॉस। 1 रुपये टारगेट में छोड़ दिया वैसे किरण जी ने। और आयुष की बात करें तो इनके पास है मणप्पुरम फाइनेंस और एनएचपीसी, तो 6 के 6 बाई कॉल्स निकल के आ गए हैं।
अब अपने सहयोगियों को जोड़ते हैं। शरद हमारे साथ हैं और आशीषा हमारे साथ है और उनके पास है बहुत कुछ मतलब कि बहुत कुछ अर्निंग से यानी कि नतीजे हैं। इसके अलावा ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े आए हैं, कल 1 मई था, 1 तारीख को उनके आंकड़े आ जाते हैं और इसके अलावा खबरों वाले शेयर हैं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं नतीजों के साथ, क्योंकि 2 दिन के इकट्ठा नतीजे होंगे, थोड़े से नतीजों की संख्या ज़्यादा होगी। शरद बताइए कि कौन कौन से नतीजे और कैसे रहे नतीजे? जी बिल्कुल, देखा जाए तो 50 से ज़्यादा नतीजे आए हैं जिसे हमने ट्रैक किया, लेकिन जो कुछ अहम 6-7 अर्निंग्स है जिसको आज हम फोकस पे लाएंगे। सबसे पहला हैवेल्स का स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है और जो लॉयड का सेगमेंट है उनका, वहाँ पे एक अच्छी टर्न अराउंड आई है। उनका जो एबिट प्रॉफिटेबिलिटी है पहली बार देखने मिला और कंपनी का भी जो है बुलिश नज़रिया देखने मिला था कॉन कॉल में, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि लॉयड्स में वो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। लॉयड्स ऑफकोर्स जो एसी वाली कंपनी है उनको वो अक्वायर किए थे, तो अच्छी नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे। सोना BLW की भी नतीजे की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। यहाँ पे EV सेगमेंट बहुत अच्छी परफॉर्म की है और जो बुलिश नज़रिया है उनका, ऑफ कोर्स वो देख रहे हैं कि जो H1 FY25 में हालांकि थोड़ी सी डिमांड म्यूटेड रह सकती है ग्लोबल कंडीशंस के द्वारा, बट इस बार मार्जिन्स ले लीजिए, रेवेन्यू ले लीजिए, सब एनालिस्ट एस्टिमेट के ऊपर आया है। नियोजन केमिकल्स सिक्वेंशियली नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक EV प्ले का भी जो थीम है जो हमने पहले ही कवर किया था 18 स्वदेश में, उस वाली स्टॉक है ये। केमिकल्स की मार्जिन्स में देखें तो 6% का उछाल देखने मिला है सिक्वेंशियली, तो एक बड़ा मूव है। बात करें 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की तो यहाँ पे NI पैट दोनों ही 35% के ऊपर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एसेट क्वालिटी में भी स्ट्रेंथ आई है, अच्छी नंबर्स आए हैं। इंडस स्टार्स की लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं मार्जिन्स में, लेकिन थोड़ी सी अच्छी इंप्रूवमेंट ज़रूर आई है और कंपनी जो है बेनिफिशियरी रहेगा जिस तरह वोडाफोन आइडिया अपनी ड्यूज़ की पे करते, तो ये जो है मैनेजमेंट कमेंट्री ने भी कहा गया है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और जिस तरह मोस्ट ऑफ द सीमेंट कंपनीज़ ने जो है इस बार वीक नंबर्स लाया है। हालांकि मार्जिन्स में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है कॉस्ट सेविंग्स प्रोग्राम द्वारा, बट अभी भी आगे जाते हुए लगता है कि डिमांड जो है म्यूटेड रहेगा, ये चैनल चेक से पता चल रहा है। तो Q1 में जो है ऑफकोर्स सॉफ्ट प्राइसिंग और डिमांड म्यूटेड रहने वाला है सीमेंट कंपनीज़ के लिए। आखिरी स्टॉक रहेगा कैस्ट्रॉल। यहाँ पे कैलेंडर ईयर 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर का नंबर्स आया, यहाँ पे देखें तो नंबर्स जो है यहाँ पे कह सकते हैं मार्जिन्स में गिरावट आए हैं और ओवरऑल जो एनालिस्ट एस्टिमेट से कम नंबर्स जो है कैस्ट्रॉल के देखने मिले। तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आपको कैस्ट्रॉल में देखने मिले हैं। ठीक है, तो ये नतीजों की लंबी लिस्ट, उसमें से कुछ छांट के हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप इनको फोकस में रखिए। आगे अपने एक्सपर्ट से हम कोशिश करेंगे कि सभी नतीजों पर व्यू भी लें और आपको बताएं कि आपको कहां पर खास नज़र रखनी है, कमाई के मौके कहां पर मिलेंगे। लेकिन शरद ये बताइए कि जो ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े हैं अप्रैल के, वो कैसे रहे, कहां पर अच्छे रहे, कहां पर बुरे रहे, उसको बांट के बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, ऑटो सेल्स ओवरऑल कहें तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आए हैं। अगर हम बात करें टू व्हीलर्स की तो वहाँ पे रिकवरी तो चल ही रही है, लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल है वहाँ पे इन लाइन नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि मॉडरेशन देखने मिल रहा है। हालांकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अभी भी गिरावट देखने मिल रही है। अगर स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स में आते हैं TVS मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, आयशर मोटर्स का, हीरो मोटोकॉर्प और सरप्राइजिंगली टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दी है। इनलाइन की बात करें तो एस्कॉर्ट्स, क्यूबोटा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और मारुति सुजुकी के नंबर्स आए हैं। और वीक की बात करें तो यहाँ पे आयशर मोटर्स के जो VCV सेगमेंट है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, वहाँ पे फोकस रहेगा। लेकिन कुछ अहम कमेंट्रीज आए हैं जिस पे फोकस रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प कह रहे हैं कि 125 सीसी और 400 सीसी के सेगमेंट में एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है मैवरिक 440 उसकी डिलीवरीज भी स्टार्ट हो गई है। और एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा ने कहा है कि सेंटिमेंट्स पोस्ट इलेक्शंस इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इस बार फोरकास्ट जो है नियर टू अबव नॉर्मल मानसून इस साल के लिए रखा गया है, तो यहाँ पे एक टाइप से पॉजिटिव गाइडेंस देखने मिल रहा है। और मारुति सुजुकी वो की जो नई स्विफ्ट की वेरिएंट है उसकी जो है प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। 11,000 रुपये प्रति कार से आप प्री बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर देखने मिल रही है, बट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, ट्रैक्टर्स, यहाँ पे जो है थोड़ी सी आप कह सकते हैं निराशा देखने मिल रही है नंबर्स की। एंड ऑफकोर्स ये इलेक्शंस का जो है दौर चल रहा है तो उसके कारण भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये पूरे की पूरी एक लिस्ट भी आपके सामने और इस लिस्ट का भरपूर फ़ायदा उठाया कीजिएगा। शरद काफ़ी मेहनत से आपके लिए लिस्ट बना के लेके आते हैं जिसमें अनुमान के मुताबिक कमज़ोर और अच्छे नतीजे हैं। एक ही निगाह से आपको पूरे अर्निंग्स का लेखा जोखा यानी कि रिपोर्ट कार्ड जैसा पता लग जाएगा, हाँ क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ ख़राब है। काफ़ी देर से आशीषा भी हमारी वेट कर रही है। आशीषा, थैंक यू वेरी मच, आप काफ़ी देर से वेट कर रही है। आई नो कि सुबह सुबह रिसर्च का काम काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी आपने जो स्टॉक्स से न्यूज़ निकाले हैं एक बार ज़रा बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सर,
पहले कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे। बैंक के लिए चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। याद रखें कुछ दिनों पहले आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे क्रेडिट कार्ड इश्यूएंसेस को लेकर, और अब बैंक के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर केवीएस मनियन जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनी के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसके चलते उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी न्यूज़ है, जिसके चलते कोटक महिंद्रा बैंक पर आज स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा बीएसई की बात करते हैं। बीएसई ने एफएनओ ट्रांजैक्शन पर अपने चार्जेस बढ़ाए हैं। करीब 27% की बढ़ोतरी ब्लेंडेड बेसिस पर दिखाई दी है। बीएसई के लिए पॉजिटिव है, तो इस पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा जिंदाल स्टेनलेस की बात करते हैं। कंपनी ने करीब 5,400 करोड़ के नए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए हैं, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि ये बड़ा पॉजिटिव होगा। कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इसके चलते काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ ही साथ फंडिंग को लेकर कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते जिंदाल स्टेनलेस पर आज पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा गुजरात गैस की बात करते हैं, तो यहाँ पर सऊदी प्रोपेन प्राइसेस में घटौती देखने को मिली है। मई के महीने में अब $580 पर टन के आसपास है, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखें तो 35% की घटौती देखने को मिली है। ये प्राइसेस इंडिया में जून से इफेक्टिव रहेंगे। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जिसके चलते गुजरात गैस पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं, तो कंपनी ने हार्ली डेविडसन का 2024 का मॉडल लॉन्च किया है, जो 13.4 लाख से शुरू होगा। तो नए लॉन्चेस के चलते हीरो मोटोकॉर्प ऑटो सेल्स के दम पर तो फोकस में रहेगा ही, उसके साथ ही साथ इस लॉन्च के चलते भी फोकस में रहेगा। केमिकल स्टॉक्स की बात करते हैं। अक्रॉस द बोर्ड सभी केमिकल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। प्राइस ट्रेंड्स आए हैं, जहां फ्लोस्पार के प्राइसेस करीब 7.5% से बढ़े हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, जिसके चलते गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, नवीन फ्लोरीन और एसआरएफ जैसे कुछ काउंटर्स में पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा लास्ट में एक माइनिंग काउंटर की बात करते हैं, मॉइल, जहां उन्होंने मैंगनीज ओर के प्राइसेस मई के महीने के लिए 25 से 40% से बढ़ाए हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जिसके चलते मॉइल में भी आज पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं आपके स्क्रीन पर आप देख रहे थे। आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारे के सारे शेयर्स को वापस से कंपाइल करके लेके आने के लिए। एक एक करके मैं जरा स्पीड से पता करता चलता हूँ क्या करना चाहिए। बीएसई ने ट्रांजैक्शन चार्ज को बढ़ा दिया है, ये इसके लिए अच्छी खबर है। उससे पहले आपको पता है इसकी कैलकुलेशंस को सेबी ने पलट दिया था, तो एक दिन नेगेटिव, अगले दिन फिर पॉजिटिव खबर आ रही है। आयुष मेहता, एक बार जरा बीएसई चेक करना, ट्रांजैक्शन चार्जेस को बढ़ाया गया है एफ&ओ पर। बीएससी की अगर बात करें तो बीएससी लाइसेंस ले रहा है अपने 20 डे मूविंग एवरेज का 2880। जैसे ही स्टॉक 2880 के ऊपर निकलते ट्रेड करना शुरू करता है, मुझे लगता है तभी इसमें बाय बनाना चाहिए। जैसे ही 2880 के ऊपर निकलते ट्राई करेगा, उसके बाद 3200 इसमें फर्स्ट टारगेट होगा। जब तक 2880 के नीचे इसमें इतना कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आ सकता। ठीक है, एक खबर और है कि हीरो मोटोकॉर्प के रिगार्डिंग है। अवनी, जरा आप उसको चेक करना। वैसे तो ऑटो स्टॉक्स की इस बार अच्छी ओपनिंग हुई है, इन्होंने सीरीज़ के साथ अच्छा काम किया, ऑटो और ऑटो एंसिलरीज का। खबर ये आई है कि उसने हार्ले डेविडसन 2024 के मॉडल की कीमतों का ऐलान कर दिया हीरो ने। ठीक है, तो करीब 13.5 लाख रुपए के आसपास की बाइक है, ऐसा बताया जा रहा है। एक बार जरा आप बताइए तो हीरो मोटोकॉर्प कितना ठीक है? इसमें थोड़ी सी रुकावट हो रही है करीबन 4600 के लेवल पर ये लेवल भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हो रहे हैं और ऑप्शंस का डेटा तो सपोर्टिव है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये ब्रेकआउट हो जाएगा 46 के ऊपर। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ये एक बार ब्रेकआउट होता है तो उसका ऊपर का लक्ष्य बनता है 4935 का, और इसमें आप खरीदारी अभी ये लेवल पे कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 4390 का। 390 का स्टॉप लॉस है, आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। छोटा मोटा डिप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मॉयल की खबर लेके आइए। और किरण जानी, एक बार आप जरा मॉयल का शेयर चेक कीजिए, MOIL लिखेंगे आ जाएगा। इसने अब जिसकी एक्चुअली में कंपनी है मैग्नीशियम और उसके दाम बढ़ा दिए, 25 से 40% तक दाम बढ़े हैं, तो स्वाभाविक है अच्छा चलना चाहिए। ज़रा देख के बताइए तो सर। क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई थी बट
सो ओवरऑल माई का चार्ट अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से स्टॉक का जो ओपनिंग हाई था, मतलब जिस दिन लिस्टिंग हुआ था 2010 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हमने देखा कि 2017 में स्टॉक 280 290 तक आया था और उसके बाद अब जाके स्टॉक वापस ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लंबे चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छा नजरिया है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म चार्ट आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा था 360 के आसपास का एक पिवट हाई बना था, उसके बाद स्टॉक में नीचे में 267 270 तक का लो बना था, उस पूरे कंसोलिडेशन का भी एक ब्रेकआउट आया है। तो मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट है, थोड़े लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओवरऑल जो हमें स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ मेंटेन करना है वो 360 के नीचे का मेंटेन करना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप 500 प्लस के टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा वो कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने का रहेगा। ठीक है, मोबाइल को लेकर ये व्यू, लेकिन हमारे सहयोगी गौरव अब जुड़ गए हैं तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। समझते हैं कि कौन सी रिपोर्ट्स हैं और आपको आज के लिए क्या संकेत मिलेंगे वहाँ से। गौरव बताइए, कौन सी रिपोर्ट्स हैं दमदार और कहाँ से थोड़ी निराशा है? जी हाँ, तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं बीएसई के साथ, क्योंकि अगर स्टॉक में देखा हमने तो इन्वेस्टेक ने अभी रेटिंग जो है वो बढ़ा के बाय किया है और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 3200 रुपीज़ का किया है। तो जैसे हमने देखा कि ट्रांजैक्शन चार्जेस जो थे वो बीएसई ने बढ़ाया है 27% पे, एंड उसके बाद इन्वेस्टेक का मानना है कि कहीं पे बीएसई का कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम्स में कहीं पे भी डिक्लाइन नहीं देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ एक प्राइस हैक, ये जो विदाउट इम्पैक्ट वॉल्यूम्स जो देखने को मिल सकते हैं उसकी वजह से एक पॉजिटिव आउटलुक उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं जेफरीज की, क्योंकि उन्होंने भी बीएसई पे होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 3000 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे मीडियम टर्म में ये जो आउटलुक है वो हेल्दी रहने वाला है बीएसई के लिए। नियर टर्म में कहीं पे लिमिटेड ट्रिगर्स जो है वो उनको देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए ये जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने 3000 रुपीज़ पे रखा है। अगली बात करते हैं अशोक लेलैंड की, क्योंकि डैम कैपिटल ने अभी रेटिंग जो है वो सेल से बढ़ा के बाय किया है और टारगेट प्राइस भी बढ़ा के 245 रुपीज़ का किया है, जो कि पहले 120 रुपीज़ का था। तो उनका मानना है कि कहीं पे सीवीज में हमें कहीं पे अपटिक देखने को मिल सकता है, एक अप साइकिल यहाँ से चालू हो सकता है H2 FY25 में, और इसी के चलते हुए अशोक लेलैंड को एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो कहीं पे बाकी जो कंपनीज़ है ऑटो कंपनीज वो 30% प्रीमियम पे अभी भी ट्रेड करी है अशोक लेलैंड से, और इसी के चलते हुए हमें कहीं पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है अशोक लेलैंड में। अगली बात करते हैं एंटेरो हेल्थ केयर में, क्योंकि डैम कैपिटल ने अभी इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस है 1433 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसमें अगर एंटेरो की बात करें तो एक लीडिंग पायनियर जैसे ये जो कंपनी है वो आगे उभरते हुए देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ उनका मानना है कि कहीं पे रेवेन्यूज़ में एंटेरो 4000 करोड़ क्रॉस कर सकता है, और इसके लिए सिर्फ 1000 करोड़ का कॉस्ट इसको बेयर करना पड़ेगा, और आगे जाके कहीं पे IPM ग्रोथ में 500 to 700 बेसिस पॉइंट का एक आउटपेस भी देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं REC की, क्योंकि CLSA ने अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 595 रुपीज़ का किया है। जैसे हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट था कंपनी का, और आगे जाके केपेक्स के वजह से एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक भी उन्हें देखने को मिल रहा है, और ये जो इम्प्रूवमेंट है क्रेडिट कॉस्ट में डिस्कॉम्स का वो भी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है REC के ऊपर दिखा सकता है। अगली बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। जैसे हमें पता है कि काफ़ी सारे, जैसे पहले भी बैंक में हमने देखा था 10% का फॉल आया था, और इसके बाद अभी जो MD है वो उन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है कोटक महिंद्रा बैंक से, और इसी के ऊपर अगर इन्वेस्टर की माने तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2300 रुपीज़ पे रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे मार्केट जो है वो RBI के एक्शंस का और मैनेजमेंट चेंज का एसोसिएट कर रहा है ग्रोथ एंड रिटर्न के साथ, बट बैंक को अगर हम देखें फंडामेंटली तो इन्वेस्टर की व्यू में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैंक अभी भी, और इसी के आगे कहीं पे स्ट्रीट्स एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ये बैंक जो है वो डिलीवर कर सकता है। और अगर मैक्वेरी की बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1860 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि उनको अभी भी कहीं पे ये जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से एक डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है। और आगे जाके अगर नुवामा की बात करें तो उन्होंने जो रेटिंग है वो कट करके न्यूट्रल किया है, और आगे जाके टारगेट प्राइस जो है वो भी घटा के 1530 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे ये जो रिसेंट चेंजेस है उसकी वजह से 12 to 18 मंथ्स हमें इस बैंक पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ब्रोकरेजेस के नोट के ऊपर इन सब कंपनीज पे हमारी नज़र बनी रहेगी। ठीक है, ये तो तमाम रिपोर्ट्स हैं जिसके दम पर आज हम देखेंगे कि शेयरों में एक्शन दिखेगा भी, और जो खबरों वाले भी शेयर हैं, चाहे वो कोटक हो जाए या फिर BSE हो जाए, इन तमाम शेयरों पर रिपोर्ट्स आज हैं। लेकिन अशोक लेलैंड को लेकर बड़ी अच्छी रिपोर्ट है डैम कैपिटल की, और रेटिंग को अपग्रेड किया है, बिकवाली से बढ़ाकर सीधी खरीदारी की है, और लक्ष्य 120 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 245 रुपये प्रति शेयर का, 120 से 245
शेयर्स, यानी कि लक्ष्य डबल से ज्यादा और रेटिंग में डबल ट्रिपल अपग्रेड हम कहेंगे, क्योंकि बिकवाली से सीधे बाय की रेटिंग है डैम कैपिटल की। पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं, आपको याद होगा कि बजाज ऑटो को लेकर रिपोर्ट आई थी डैम कैपिटल की, वहां पर हमने अच्छे अपटिक्स देखे थे। अवनी जरा आप अशोक लेलैंड पर एक जरा व्यू दीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ये 200 रुपए के नजदीक जाता हुआ शेयर दिख रहा है। 170 रुपए के आसपास से बहुत अच्छी एक बाइंग का मोमेंटम है। अशोक लेलैंड 192 रुपए का भाव, आप क्या टारगेट्स देख रही हैं और क्या इसमें नई बाइंग इनिशिएट करना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से ये अशोक लेलैंड एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट पर है। अगर आप इसका चार्ट, मंथली चार्ट देखें तो पिछले जुलाई 2023 से लेकर के इसने इतना अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न दिखाया है, और उसके बाद अब ये ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है 188 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से इसमें बाइंग के मौके बनते हैं, ये लेवल पे भी बनते हैं, और थोड़ा सा अगर डिप मिल जाए अराउंड 185 के करीबन तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 245 का, और एक स्टॉप लॉस जो है आपको लगाना है 177 का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है, एंड स्टॉक अभी यहाँ से बड़ी रफ्तार के साथ ऊपर 245 तक चलना चाहिए। रफ्तार के साथ 245 तक ये चलना चाहिए अशोक लेलैंड का शेयर। एक बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ये हुआ है जब बाजार की छुट्टी थी कल, वो ये कि देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों में शामिल गोदरेज ग्रुप में बंटवारा हो गया है, और ये बंटवारा हुआ है पूरे 127 सालों के लंबे अंतराल के बाद। किसके पास कौन सा कारोबार गया है, लिस्टेड जो कंपनीज है वो किनके पास है, आदि गोदरेज, नादिर गोदरेज को क्या मिला है, बाकी उनके भाइयों बहनों को क्या मिला है, पूरी डिटेल के साथ हर कंपनी के हिसाब से आपको बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए, बड़ा बंटवारा, बड़ी ये न्यूज़ है, किसको क्या मिला इस बंटवारे में? जी, बहुत बड़ी खबर। 127 साल बाद इस बड़े कॉन्ग्लोमरेट का बंटवारा हुआ है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ़ी डिग्निफाइड तरीके से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये बंटवारा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा मैसेज गया है इस चीज़ को लेकर। गोदरेज ग्रुप की जो छवि है वो इस बंटवारे के बाद आगे भी बनी रहेगी। अब इसमें इस बंटवारे के बाद दो ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं। पहला तो गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप और गोदरेज इंडस्ट्री ग्रुप। अभी जो गोदरेज इंडस्ट्री ग्रुप है इसमें लिस्टेड कंपनियां रहेंगी, जैसे कि गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंस। और इसका जो मालिकाना हक है वो नादिर गोदरेज इस ग्रुप के चेयरपर्सन रहेंगे, और आदि गोदरेज भी इसको कंट्रोल करेंगे। तो इनके पास लिस्टेड कंपनियां गई हैं, जिसमें कि गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप में ये सभी कंपनियां शामिल हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो है गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप, जिसमें कि नॉन लिस्टेड कंपनी है गोदरेज एंड बॉयस, इसकी बड़ी कंपनी, और उसके अंदर काफ़ी सारी सब्सिडरीज़ हैं, जिसमें कि इंडस्ट्री स्पैनिंग कारोबार है, एरोस्पेस, एविएशन, डिफेंस, इंजीनियर्स एंड मोटर्स, एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी सारे कारोबार हैं जो कि इस ग्रुप के पास रहेंगे। अब इसमें एक और चीज़ है, इस ग्रुप के पास एक बड़ा लैंड बैंक था, करीब 3000 एकड़ का विक्रोली में। अभी इसको लेकर कुछ सफाई ठीक से नहीं आई है, क्योंकि इस लैंड बैंक को लेकर जो भी प्रक्रिया है, किस तरीके से बंटवारा होगा, ये चीज़ें आगे होंगी। लेकिन इस बंटवारे के बाद अब ये माना जा रहा है कि काफ़ी ये जो ग्रुप है, दोनों में से कोई एक ग्रुप एक बड़ी रियल एस्टेट फर्म या प्रॉपर्टी कारोबार में भी उतर सकती है, क्योंकि इस लैंड बैंक को देखते हुए। तो देखना होगा आने वाले समय में लैंड बैंक को लेकर, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को लेकर क्या कुछ फैसले होते हैं और किसके पास इसका हक जाता है, इस पर क्लैरिटी रहेगी। लेकिन फिलहाल ये जो बंटवारा हुआ है इसमें लिस्टेड कंपनीज़ का अभी भी मालिकाना हक जो है वो नादिर गोदरेज और आदि गोदरेज ही कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी अब दो भागों में बट गया है, गोदरेज एंटरप्राइजेज और गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज का जो कारोबार होगा आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर गोदरेज के पास होगा, और इसमें जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज हो गई, गोदरेज कंज्यूमर हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गई, या फिर गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंसेज, ये 5 कंपनीज इनके पास रहेंगी। हमारे एक और एक्सपर्ट आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट निमेश ठाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। सर, बताएंगे कि इस बंटवारे को आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या ये हक में होगा जो लिस्टेड कंपनीज हैं, क्योंकि ये आदि गोदरेज के पास ही आई हैं, आदि गोदरेज के पास ही रहेंगी? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, गोदरेज ग्रुप एज ए प्रमोटर की बात करें या एज ए मैनेजमेंट की बात करें,
तो काफी ट्रांसपेरेंट ग्रुप है और मार्केट में काफी रेपुटेशन है। जिस तरह से दोनों पार्ट्स, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो डीमर्जर का जो प्रोसेस है और जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्रीवियसली पहले भी बजाज के अंदर ऐसी सिचुएशन आई थी, बजाज ग्रुप में 2004 से 2007 के बिटवीन, और जिस तरह से डीमर्ज हुई थी काफी बेहतरीन रिटर्न दिए थे इन्वेस्टर ने। तो वैसा ही मानना गोदरेज ग्रुप के अंदर भी है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ऑलरेडी कंपनी ने काफी वेल्थ क्रिएट की है इन्वेस्टरों की। तो मुझे लग रहा है कि डीमर्जर के बाद या बंटवारे के बाद दोनों ग्रुप जो है वो काफी माइनॉरिटी इन्वेस्टर पर्टिकुलरली उसका काफी ध्यान रखेंगे। और जिस तरह से मैनेजमेंट क्वालिटी है, डेफिनेटली ये जो मूव है वो पॉजिटिव है। और जिस तरह से समझौता हुआ है, काफी पॉजिटिव न्यूज मैं मानता हूँ इस चीज को। ठीक है, चलिए गोदरेज ग्रुप को लेकर ये व्यू। लेकिन वसीम साहब हमारे साथ आज जुड़ गए हैं, लेकिन मुंबई स्टूडियो में आज मौजूद हैं वसीम साहब। वसीम साहब का करते हैं स्वागत। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। हम सशरीर तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन मन से आपके साथ वहाँ ज़रूर हैं। बताइए सर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास और बाजार पर आपका व्यू क्या है? नए हाइस पर तो हम पहुँच ही गए हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून अभिषेक, आपको भी, सृष्टि को और डिम्पी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम तो आज दिल्ली में हैं, कल अभी अमृतसर थे और आज मुंबई हैं, परसों अमृतसर से, सॉरी। तो बाजार तो रुकने का नाम नहीं ले रहा सर। फेड ने दिखा दिया कि क्या कह रहे हैं कि वहाँ कमर्शियल रियल एस्टेट का जो पेपर है, अगर उन्होंने रेट कट नहीं किया तो बैंक्स वहाँ बहुत बड़ा एन पास से डिफॉल्ट हो सकता है। तो फेड ने एक डविश स्टांस भी ले लिया विच वॉज नोन बाय द मार्केट। मुझे लगता है लार्ज पार्ट ऑफ द गुड न्यूज़ इज ऑलरेडी देयर, क्योंकि आप देखिए, मैंने पहले भी कहा थोड़ा सा कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, बॉन्ड्स एंड इक्विटीज ऑल रैलिंग इन टैंडम, ये बड़ा रेयर होता है। मुझे अभी भी लगता है सेकेंड हाफ या मिडिल ऑफ मई में एक अच्छी करेक्शन आएगी, क्योंकि आपने सब गुड न्यूज़ प्राइस इन की है और वो करेक्शन हेल्दी होगी मार्केट के लिए बिफोर अ मेजर इवेंट लाइक अ इलेक्शन। इन द मीन टाइम आपको बायस और सेल आपको चलते हैं। इंजीनियर्स इंडिया आपको बहुत कहा था, ABFRL, इरकॉन, BHEL, ये सारे मेरे आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। मैंने आपको अशोक लीलैंड बहुत ज़ोर से कहा था, कल उसने नया हाई कहा है, अब 250 का भाव आ जाएगा, 195 के ऊपर 2 दिन क्लोज आ गई। ऑटोज में वो मेरा टॉप पिक है। लेकिन आज का थीम एक दो पावर के शेयर हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं मैं उनका रैशनल भी दूंगा और उनकी कारण भी, मगर मेरे लिए 2-3 पिक्स हैं। पावर उनमें सबसे बड़ा है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। आपको ये भी याद दिला दूं कि कल REC PFC ने न्यू हाई मारा है और जहां से आपके साथ मेरी कवरेज हुई है वो 3 बैगर्स पहले ही हो गए हैं। ऐसे ही कुछ पावर के शेयर बने हैं। आज भी ऐसा ही एक आपको मैं शेयर देना चाहता हूं जिससे लोग बाग पैसा कमाएं। वेट ही कर रहे हैं आपके उस शेयर्स की। और दूसरा, मैं REC PFC की बधाई भी देना चाहूँगा कि इतना चलने के बाद भी इस तरह का कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, फैक्चुअल डाटा चेकिंग करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है, ये काबिल तारीफ़ है। सर बताइए, वो कौन सा पावर के स्टॉक्स हैं जिस पे आप रैशनल के साथ बताना चाहते हैं, क्या इन शेयर्स पर आप ज़रूर ध्यान दो? हाँ देखिए, वो है रतन इंडिया। रतन इंडिया पावर 9 रुपये का शेयर है, 2700 मेगावाट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनीज। और इस पे कुछ डेट का ओवरहैंग आ गया था, आपको पता है पीछे, जैसे जब एक रिफॉर्म में प्रोसेस में देरी आई थी एंड सो ऑन। 2700 मेगावाट में से एक अमरावती है और एक नासिक पे है। इसमें बहुत नोन इन्वेस्टर्स हैं लाइक वार्डे एंड गोल्डमैन सैक। उससे भी ज़्यादा ये NCLT से बाहर आ जाएगा। आपको याद है डिम्पी जी, आपके यहाँ जब मैंने शुरू किया था 7-8 रुपये में, मैंने आपको JP पावर कहा था कि एबिटा पॉजिटिव हो जाएगा। आज JP पावर का भाव देखिए, उसके रिटर्न्स हैव बीन सुपर्ब, और रिटर्न्स और रिजल्ट्स, और 4000 वाला मार्केट कैप आज 12000 करोड़ है। ऐसे ही रिलायंस पावर 3.5-4 रुपये वाला 30 रुपये है। रतन पावर इज द नेक्स्ट प्ले ऑन दिस, और उसके पास तो कैपेसिटी जो है, जो उसका आगे की विजन है, जो वो डिमांड है,
ये शेयर यहाँ से दुगना तिगना भी हो जाए तो कोई मुझे दो राय नहीं। 4,500 करोड़ की मार्केट कैप है, 10 से 12,000 करोड़ की मार्केट कैप इसके लिए अनिवार्य है। दूसरी बात, NCLT से बाहर आते ही ये स्टॉक में आपको एक नया मोमेंटम दिखेगा। नाउ आपको ये लेके चलना है दैट दीज आर सम स्टॉक्स जहाँ पे मार्केट मोमेंटम डेल्टा इज हाई। आपको उतना ही रिस्क ले सकते हैं जितना आपके पास बर्दाश्त है, लेकिन इसमें टाइम दीजिए। देयर इज नो बेटर प्लेस एंड नो स्पेस लाइक पावर। और आपने देखा है फ्रॉम NTPC, फ्रॉम BHEL, फ्रॉम टाटा पावर, REC, PFC, जितने हमने पावर के शेयर कहे हैं वो दुगने तिगने 4 गुना तक हो गए हैं। ये शेयर मुझे 20-25 रुपए का भाव दिखता है, लेकिन आपको उतना पैसा डालना है जहां वॉलेटिलिटी और मार्केट की डायनामिक्स को आप डाइजेस्ट कर सके। रुपए का शेयर है, 20 रुपए तक के टारगेट है। बसीन साहब, इसके अलावा कोई और पावर का स्टॉक तो नहीं है ना? सिर्फ यही आप समझे, रतन इंडिया? नहीं, आज पावर का तो नहीं है, और लेकिन मैं यही कह रहा हूं यही सबके लिए मेकअप कर लेगा। दूसरा मेरा पिक होएगा न्यू इंडिया एश्योरेंस। मुझे लगता है नंबर्स फ्रॉम पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज, particularly न्यू इंडिया एंड LIC विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। 233 का स्टॉप लॉस रखिए, 290 का टारगेट। और लास्ट मेरा जो फेवरेट शेयर है वो है कॉनकॉर। मुझे लगता है कंटेनर कॉरपोरेशन की री रेटिंग इमिनेंट है, चीपेस्ट रेलवे स्टॉक, और जैसे जैसे रेट्स बढ़ रहे हैं इसके रेवेन्यूज और इसका फ्रेट रेट आर बोथ गोइंग अप, और इसके रिजल्ट्स इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स बहुत स्ट्रांग आएंगे। 60,000 करोड़ की मार्केट कैप पे इतना बड़ा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले जो आपका मोनोपोली बिजनेस है, आपको ट्रेड नहीं कर सकता। 1125 का पहला टारगेट है, मगर ये 1200, 1250, 1400 भी चले जाए इस साल में या मिडल ऑफ दिस ईयर तक, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होएगा। आपके जो दोनों शेयर्स मैंने और नोटिस किए हैं, सर, एक तो कॉनकोर है और दूसरा न्यू इंडिया है। और मैं एक और चीज़ भी नोटिस कर रहा हूँ बसीन साहब, आपने भी देखा ही होगा अपने शेयर्स के अंदर ही कि आपका थोड़ा टिल्ट है इस समय सरकारी कंपनीज पे। वो भी एक्चुअली में उस समय जब ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं और फिर से एक सेकंड राउंड या थर्ड राउंड की तेज़ी मार्केट के अंदर आ रही हो, आप उसको भी नोटिस करवा रहे हैं मार्केट के अंदर। इसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इसी के अंदर हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल सरकारी कंपनीज के ही रिगार्डिंग आते हैं। एक तो आपने मल्टीबैगर दे दिया, रतन इंडिया ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 9 रुपये का भाव है, 20 रुपये का टारगेट है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, और साथ ही साथ आप कंटेनर कॉरपोरेशन के बारे में भी जोर से बात रख रहे हैं। बसीन साहब, एक चीज़ बताइए, किसी मैनेजमेंट के आने या जाने से कितना फ़र्क पड़ता है? कोटक में मणियन साहब बाहर जा रहे हैं 20 साल की सर्विसेज का, तो फ़र्क कितना पड़ जाएगा कोटक पे सर इसका? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, कोटक आज का नहीं, बहुत पुराना है। उदय कोटक का ड्रीम था और इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज फार एज एसेट क्वालिटी, एज फार एज गवर्नेंस एंड एज फार एज निम्स गो। उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ऑन एसेट क्वालिटी। अब ये चेंज ऑफ फेज, आपको पता है बैड न्यूज़ ऑलवेज कम्स टुगेदर, और फर्स्ट न्यूज़ नेगेटिव थी जो RBI ने पॉइंट आउट किया। देखिए डिम्पी जी, हमें ये भी लेके चलना है, RBI सतर्क हो रहा है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रैपिड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स में, KYC नॉर्म्स में IT का बहुत बड़ा हाथ है। और जैसे जैसे बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस सब इसमें अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उसमें RBI आपको सतर्क करता है। आई थिंक ये रूटीन थे जो भी उनके लिए ऑब्जर्वेशन थी, वो ठीक हो जाएंगी, और एक आदमी के जाने आने से कोई इतने बड़े बैंक पे कोई इतना प्रभाव नहीं है। आई थिंक कोटक हैज़ इनफ लीडर्स विद इन टू मेक अप फॉर दैट। हाँ, अगर मनियन साहब का बिजनेस देखे, उनका परफॉर्मेंस देखे, तो जहाँ भी आई थिंक वो रूमर यही है कि फेडरल बैंक जा रहे हैं, वो स्टॉक में थोड़ी सी चाल आ सकती है, थोड़ा कोटक घट सकता है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कोटक बैंक में सिप कीजिए, फास्टर देन यू एक्सपेक्ट रेजोल्यूशन ऑफ RBI प्रोसेसेस कैन अगेन सी कि ये बैंक वापस आएगा। और याद रखना, जब करेक्टिव मेजर्स के बाद कंपनी वापस आती है तो उसमें फिर जो चाल होती है, बिकॉज परफॉर्मेंस बिकम्स द की, मुझे लगता है एक आदमी के जाने से इतना बड़ा फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कोटक बैंक को लेकर वसीम साहब का ये व्यू, लेकिन नतीजों की लिस्ट लंबी थी, और चलिए अपने खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट की करेंगे शुरुआत। तो भसीन साहब, रैपिड फायर अंदाज में फटाफट नतीजे ढेर सारे हैं, समय हमेशा की तरह कम है। शुरुआत करेंगे हैवेल्स से। नतीजे अच्छे आए हैं और शेयर को हमने चलते हुए देखा भी है। प्रॉफिट में करीब करीब 25% के आसपास का उछाल है, मार्जिन भी करीब करीब 1% के आसपास इंप्रूव किया है। हैवेल्स, क्या व्यू होगा आपका?
देखिए अभिषेक जी, ये मेरा 800-900 रुपये वाला शेयर था और सर्दियों में मैंने कहा था कि हैवेल्स लेना। आई थिंक कंज्यूमर अप्लायंसेज में इस जैसी कंपनी नहीं है। लॉयड्स की एक्विजिशन के बाद री रेट हो गया और अभी तो गर्मी शुरुआत है। आपने देखा ही है, बम्बई में तो कह रहे हैं इस जैसी गर्मी नहीं थी। एयर कंडीशन के एंसिलरीज आर गोइंग टू गो थ्रू द रूफ। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, मार्जिन भी एक्सपेंड किए हैं, थोड़ी प्रॉफिट आ सकती है क्योंकि शेयर डबल हो गया है। लेकिन हैवेल्स और वोल्टास इस समर के लिए आपने लेने ही लेने हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन में लीजिए, थोड़ा और नीचे लीजिए, लेकिन दीज आर ये इनसे अच्छे प्लेज ही नहीं है। ये तीनों शेयर हैवेल्स, ब्लू स्टार एंड वोल्टास, मुझे लगता है कंजम्पशन स्टॉक्स पे इलेक्ट्रिकल में इस जैसे कंपनी नहीं है। हैवेल्स खासकर दिल्ली वाली कंपनी है और ये मैं बहुत पहले से ट्रैक करता हूँ। जब इसकी मार्केट क्या भी 1000 करोड़ थी, आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और अभी भी मुझे लगता है देयर इज स्टिल मोर अपसाइड इन ऑल दीज 3 स्टॉक्स। ठीक है, बढ़िया, तीनों के तीनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं और हैवेल्स गिरावट पर खरीदने वाला ये शेयर है। सोना BLW, नतीजे इसके भी अच्छे आए हैं। प्रॉफिट की और एबिडा की बात करें तो 23% के आसपास की ग्रोथ है, मार्जिन भी इंप्रूव किया है। सोना BLW, भसीन साहब, कैसा लग रहा है आपको ये? अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट स्टॉक ऑन OEMs, और कहीं भी आपको लेना है ये शेयर लेके रखिए। ये शेयर अनबीटेबल रिटर्न्स देगा, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत है, बढ़िया रिटर्न्स आगे कंपनी ये देगी। इसके अलावा नियोजन केमिकल्स के नतीजे रहे हैं अच्छे। प्रॉफिट्स में हमने ठीक ठाक इंप्रूवमेंट देखा है। पहले 1 करोड़ था तिमाही आधार पर और अभी 17 करोड़ पर है। रेवेन्यू में करीब करीब 20-22% के आसपास का उछाल है और मार्जिन में करीब 6% का बढ़िया इंप्रूवमेंट। केमिकल कंपनीज तो सिलेक्टिव हम देख रहे हैं कि अच्छे से चल भी रही हैं। भसीन साहब, नियोजन केमिकल, इसमें क्या करें? हाँ देखिए, बहुत छोटी कंपनी है। हम ज़्यादातर बड़ों को ट्रैक करते हैं, SRF, अतुल, आपका आरती इंडस्ट्रीज, लेकिन मुझे लगता है द टाइड इज टर्निंग। यहाँ अगर मैं एक शेयर रिकमेंड कर सकता हूँ जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिसके रिजल्ट वीक थे, वो तो टाटा केमिकल। मुझे लगता है 1050-75 में आपको टाटा केमिकल लार्ज कैप में और नियोजन में अगर है तो उसने रिजल्ट बहुत बढ़िया दिए हैं और मार्जिन जिस तरह से एक्सपैंड किए हैं, आई वुड से बाय ऑन डिप्स। लेकिन मैं टाटा केमिकल जरूर रेकमेंड करूंगा। द वर्स्ट इज बिहाइंड एज फार एज स्पेशलिटी केमिकल गोज और कॉस्टिक सोडा प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट। तो मुझे दोनों तरफ से टाटा केमिकल अभी भी लगता है अक्यूमुलेट होना चाहिए एट दिस प्राइस। टाटा केमिकल्स में खरीदारी करने की सलाह है। फटाफट 5 स्टार बिजनेस के बारे में व्यू दीजिए सर। NII में 33-34% का बहुत ही स्ट्रॉन्ग उछाल और मुनाफे में 40% का दमदार सॉलिड नतीजे। करना क्या है सर इसमें? होल्ड। आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक रहा है एज अ बिजनेस, एज अ मैनेजमेंट। इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस दिखाया और वो बता रहा है कि सेलेक्ट NBFC, सेलेक्ट जो अपनी डिस्क्रीट पॉकेट्स में अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, जहां उनका होल्ड है, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो होल्ड वुड बी माय कॉल। ये शेयर वैसे भी काफ़ी बढ़ चुका है, आपको लेके अगर आपके पास है तो पोर्टफोलियो में रखे। को डिक्लाइन आए तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं, बट बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स इज बीइंग प्राइस्ड इन। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। इंडस टावर अनुमान के मुताबिक नतीजे इसके आए हैं, रेवेन्यू फ्लैट रहा है लेकिन मुनाफे में 20% का उछाल है और मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट है वो 50% से बढ़ के 57% के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। इंडस टावर, सर क्या करें इसमें? अभिषेक जी, पहले आपको और डिम्पी जी को कहना पड़ेगा। 205, 210, 220 पे मैंने कहा था 350 का भाव हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। और जिससे जितनी फास्ट से ये बढ़ा है, शायद ही कोई शेयर बढ़ा है। वोडाफोन की कैश इन्फ्यूजन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडस टावर है और एयरटेल जिस तरह से पावर एक्सपैंड कर रहा है, मुझे कोई दो राय नहीं, ये शेयर और ऊपर ऊंचाई पे जा रहेगा। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पोर्टफोलियो में है और हमें लगता है ये 400, 450 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। वोडाफोन का वापसी आना इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर इंडस टावर, लेकिन एज ए डिस्क्लोजर ये शेयर काफ़ी बढ़ भी चुका है। थोड़ा सा अपना डिलीजेंस कीजिए, थोड़ा मार्केट करेक्शन आए तो लीजिए। ठीक है, करेक्शन आए तो लीजिए। 450 रुपये तक के भाव इंडस टावर में आ जाएंगे। फटाफट एक दो कंपनियों के बारे में और राय ले लेते हैं। अंबुजा सीमेंट के नतीजे कमज़ोर रहे हैं, मार्जिन में हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कमी देखी है और रेवेन्यू और प्रॉफिट में ज़्यादा कोई उछाल है नहीं। एबिडा है 6% डाउन। अंबुजा सीमेंट, बसीन साहब, कन्विक्शन थोड़ा सा हिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको पता है सीजनल इफेक्ट है
और आपको पता है कि थोड़ा सा मार्जिन का इसलिए है क्योंकि प्राइसिंग पावर कम हुई थी, कुछ प्राइसिंग घटी भी थी, बट अंबुजा एसीसी कंबाइंड 58 मिलियन टन कैपेसिटी है, अल्ट्राटेक की अब 140 हो गई, ये तीनों है ऑलमोस्ट 38% मार्केट शेयर, और दो आप और नाम ला दीजिए डालमिया और श्री सीमेंट, तो 5 प्लेयर हो गए जो 53% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। मुझे लगता है ये सीजनल इफेक्ट है। लॉन्गर रन में मुझे लगता है आज जो डेट फ्री भी हो गई है ऑलमोस्ट, अडानी ने इसका डेट भी क्लियर कर दिया, अंबुजा जो मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। अब आप करेक्शन की वेट कर रहे थे, रिजल्ट्स वीक होने की थोड़ी सी, तो ये मौका है। सीमेंट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेस, construction activity across the country is at the highest, capital good stocks are at all time highest, cement is a normal corollary, तो Ultratech, ACC, Ambuja must be in your portfolio. ठीक है, ये तीनों की तीनों कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, स्ट्रांग कंपनीज है, नतीजे भले कमजोर आए हैं लेकिन यहाँ पर खरीदारी का मौका बनेगा। इस बीच बजाज ऑटो की अप्रैल बिक्री के आंकड़े आ गए हैं, बिक्री में 17% का उछाल है। अप्रैल में एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट थोड़ा सा पेन पॉइंट था बजाज ऑटो के लिए, बट वहां पर हमने एक बढ़िया सुधार देखा है, उसमें भी 18% का उछाल है और बिक्री में 17% का उछाल है बजाज ऑटो। 8,940 रुपये का भाव है बजाज ऑटो का। इस पर जरा एक व्यू लेते हैं। आयुष, बजाज ऑटो जरा देख के बताइए क्या करना चाहिए इसमें। अच्छा ठीक है, आयुष हमारे साथ नहीं है, अवनी जी हमारे साथ हैं। अवनी जी बताइए, बजाज ऑटो नंबर्स तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, काफी अच्छे आए हैं जी। बजाज ऑटो अगर मैं एक डेली चार्ट देखूं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू अगर जानना है तो इसने एक इनसाइड बार पैटर्न फॉर्म किया है ट्यूसडे को। तो मेरे हिसाब से अब जो थर्सडे का हाई था 8989.80, माने मान लीजिए 8990 के ऊपर अगर ये निकल पाता है स्टॉक तो बड़ी रफ्तार से ये अराउंड 9340 तक चला जाएगा। तो इसमें आपको बाइंग अगर बनानी है पोजीशन तो 8990 के ऊपर निकले तभी इसमें बाइंग कीजिएगा। तो उसके बाद में 9340 का इसका टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस बनता है 8770 का। ठीक है, 8,990 के ऊपर जब निकले तो आपको खरीदना है और उसके बाद 9,300 रुपये तक के टारगेट बनेंगे बजाज ऑटो में। लेकिन चलिए एक बार फिर से रिवीजन ये हो गया है कि चूंकि नतीजों की लंबी लिस्ट है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ढेर सारी हैं, खबरों वाले शेयर हैं, ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े हैं, तो इसमें छांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये मुश्किल काम को आसान करते हैं हमारे सहयोगी शरद। रोज आपके लिए 9 के नवरत्न लेकर आते हैं और फिर से हाजिर हैं शरद। शरद बताइए आज के आपके 9 के नवरत्न कौन से हैं? जी बिल्कुल, न्यूज़ फ्लोज बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है। आप ले लीजिए अप्रैल के ऑटो सेल्स या अर्निंग्स या बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज, लेकिन सबसे पहला आता है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे जॉइंट एमडी केवीएस मानियन ने जो अपनी इस्तीफ़ा दे दिया अपने पोस्ट से, और 18 स्वदेश में पास जो उनकी रेजिग्नेशन लेटर भी आई थी। यहाँ पे पता चल रहा है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में ही। तो ऑफकोर्स बहुत सारे अन्य बैंक भी जो हैं फोकस में रह सकते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ फोकस में रहेगा खासकर, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिल रही है। जो फैमिलीज़ है आदि गोदरेज की और नादिर गोदरेज की, यहाँ पे जो है एक सेपरेशन अनाउंसमेंट की गई है, रीअलाइनमेंट हुई है शेयर होल्डर्स की। उसके कारण उनके जो ग्रुप कंपनीज़ है वहाँ पे मूवमेंट देखने मिल सकता है, खासकर कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और एस्टेक लाइफ साइंसेज में, जहाँ पे चेंजेस अनाउंसमेंट की गई हैं। तीसरा स्टॉक रहेगा बीएससी। यहाँ पे अहम न्यूज़ है कि उन्होंने एफएनओ ट्रांजैक्शन चार्जेस लगभग 27% से बढ़ा दी है ब्लेंडेड बेसिस पे, और यहाँ पे ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी देखने मिले हैं और बैंक एक्स ऑप्शंस भी जो है अब चार्ज होने वाले हैं सेम एज सेंसेक्स ऑप्शंस। तो यहाँ पे स्टॉक में आज तेज़ी देखने मिल सकती है। चौथा स्टॉक रहेगा जिंदल स्टेनलेस। यहाँ पे 5,400 करोड़ का एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट आया है। कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी 4.2 मिलियन टन्स पर एनम पे। ये ऑफकोर्स इंडोनेशिया मार्केट्स के लिए भी है और इंडियन मार्केट्स के लिए, दोनों के लिए है। हीरो मोटोकॉर्प भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे ऑफकोर्स नंबर्स तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आए थे अप्रैल में, लेकिन उन्होंने हार्ली डेविडसन के जो करार उन्होंने किए, अब उनकी प्राइसिंग वो लॉन्च किए हैं। अब जो है लगभग 13.4 लाख से जो है ये प्राइसिंग शुरू होने वाली है। ऑटो सेल्स के आंकड़े में जो है सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स हम बताएंगे, स्पेशली टू व्हीलर्स में, जहाँ पे रिकवरी ऑलरेडी देखने मिल रही है। वो इंक्लूड करते हैं टीवीएस मोटर्स, आयशर मोटर्स के रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटोकॉर्प, और सरप्राइजिंगली टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर्स भी अनुमान से बेहतर आए हैं। हमारा सातवां स्टॉक रहेगा अर्निंग्स पे हैवेल्स। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले। जो लॉयड सेगमेंट है वहाँ पे टर्न अराउंड आया है, पहली बार एबिट पॉजिटिव जो है लॉयड के नंबर्स देखने मिले, और मैनेजमेंट की कमेंट्री स्पेशली समर सेगमेंट को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ज़रूर फोकस रखिएगा। और हमारा जो बिग बोल्ड ब्रोकरेज है 8वां स्टॉक,
वो है अशोक लीलैंड। डैम कैपिटल का रिपोर्ट है, अपग्रेड किया है, पहले सेल रेटिंग था, अब बाई रेटिंग है और लक्ष्य जो है 120 से बढ़ा के 245 रुपये कर दिए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीवी साइकिल जो है एक टाइप से अपसाइकिल शुरू होने वाला और ये H2 FY25 में अपसाइकिल देखने मिल सकता है और वैल्यूएशन एक्सपेंशन भी देखने मिल सकती है। हमारा आखिरी स्टॉक खबर वाला स्टॉक है, ये है पूना वाला फिनकॉर्प। यहाँ पे अगले 2 से लेकर 3 हफ्ते में जो है कंपनी लॉन्च कर सकती है अपनी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ऑलरेडी RBI अप्रूवल आ चुकी है और इम्पोर्टेंटली इंडसइंड बैंक के साथ इनका करार भी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरी की पूरी खबर देने के लिए। नोवा शेयर जो होता है टिपिकली वो कुछ खबरों वाले शेयर्स के हिसाब से हम देते हैं आपके लिए, वो पूना वाला कॉर्प है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और स्टॉक्स चेक करवा लेते हैं। अवनी हमारे साथ हैं। अवनी एक बार जरा यूनो विंडो चेक करेंगे आप, UNO लिखिए तो आपको दिख जाएगा वो शेयर। जरा चेक करना है, ब्रेकआउट शेयर है, चलेगा क्या? बढ़िया, ऑटो एंसिलरीज का शेयर है ये। जी बिल्कुल, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा फॉर्म हो चुका है। इसने भी कंसोलिडेट किया है अराउंड 1715 से 1717 के रेंज में और अब इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ट्रेडिंग टारगेट इसका ऊपर की तरफ रहेगा 763 का, जो कि अभी रीसेंट हाई है, और एक स्टॉप लॉस भी इसमें आपको लगाना है 720 रुपए का। तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बहुत अच्छा बैठ रहा है यहाँ से। ठीक है, ये जुबलेंट फूडवर्क पे एक बार निमेश ठक्कर आपके रिकमेंडेशन चाहिए, थोड़ा जल्दी बताइएगा कि इसके अंदर करना क्या चाहिए। टेक्निकली तो बढ़िया शेयर लग रहा है, बेस बना के चलने को तैयार हो रहा है, जरा देख के बताइए आप। देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कभी IPL चल रहा है और डिमांड जो है पिज्जा से काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो व्यू बुलिश है यहाँ से। और मुझे लग रहा है कि एक 3 से 4 महीने का अगर व्यू लेके चलते हैं तो ऊपर में 520 550 तक के लक्ष्यांक देखने को मिल सकते हैं। के बाद मार्केट खुलता हुआ दिख जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए। मोटा मोटी लेवल्स फ्रीज भी हो चुके हैं, चल भी रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला पॉइंट 37 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी खुल रहा है। एथिकली अगर आप देखेंगे तो वैसे सुबह तो गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा ही दिख रहा था, लेकिन अभी 37 पॉइंट की, अब 134 पॉइंट की बैंक निफ्टी पे भी गिरावट है। दोनों का सपोर्ट एरिया मैं आपको बता देता हूँ जब गिरावट आती है। तो पहला तो 49,000 है, हमें लगता नहीं कि बैंक निफ्टी इसके नीचे जाएगा। तो जैसे अवनी भट्ट ने थोड़ी देर पहले आपको कहा, उनका कन्विक्शन हाई है, 49,000 का बेस बना हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं, वापस हम ऊपर आ जाएं। तो इसलिए बैंक निफ्टी पे तो ये हो गया। आते हैं निफ्टी पे। देखिए निफ्टी के अंदर भी 500-400 का सपोर्ट एरिया है। आप 500 मत मानो, चलो 400 मान के चलो। अगर आप 400 भी अपने दिमाग में रखते हो और मान के भी चलते हो, तब भी आपके पास रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर होगा अगर कोई और डिप मिल जाए तो शुरुआत में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है, ये जो ओपनिंग का डिप दिखा रहा है इसमें थोड़ा और एडजस्ट हो जाने देना। एक और चीज़ मैं बैंक निफ्टी के साथ जोड़ूंगा, वो है कोटक बैंक। कोटक का हिस्सा है 2% नीचे खुल रहा है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। जो शुरुआती फ्रीज हुए लेवल्स है, अगर थोड़ा भी और नीचे आता फिर देखेंगे। फिलहाल के लिए 49,000 का टेक्निकली एक बेस बन रहा है और निफ्टी के लिए भी करीब 22,500-400 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसको जल्दी बाजार अभी खोएगा नहीं। टॉप गेनर्स और लूजर्स भी जल्दी से बता देता हूँ, फिर बाजार की ओपनिंग करेंगे। और आज बसीन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो ओपनिंग में ही हो सकता है कुछ अच्छे ट्रेड वो भी हमको दे दे। ऑलरेडी एक जैकपॉट ट्रेड रतन इंडिया पावर आपको ऑलरेडी उन्होंने दिया है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, साथ ही कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज उनके लिस्ट में भी हैं। आगे बढ़ें, जो आज के टॉप गेनर्स हैं यानी कि बढ़कर खोलने वाले हैं, उसमें हीरो मोटोकॉर्प है। आपको मालूम है हीरो मोटोकॉर्प की एक खबर हमने आपको दिखाई थी, हार्ले डेविडसन वाली बाइक की 13.5 लाख की, उस पर 1 से 1.5% है। फिर इनके नंबर्स भी आ रहे हैं, अभी बजाज के भी नंबर्स आए हैं, वो भी गैप के साथ ही खुल रहा है करीब 40 रुपीज़। वो भी दिखा दो लगे हाथ, इसका पीयर है हीरो मोटोकॉर्प और बजाज दोनों गैप के साथ खुलेंगे। BPCL ऊपर करीब 1.5% से। टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ एक वो बड़े शेयर्स हैं निफ्टी के जो आज करीब आधा % ऊपर खुल रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक आपको मालूम है, खबर मनियन साहब के इस्तीफे की, 2% नीचे। SBI लाइफ, हिंडाल्को, यूनिलीवर, ये करीब 1% नीचे है। आज TCS के अंदर भी शुरुआत में नुकसान दिखेगा करीब 1% का। 30 सेकंड बाद मार्केट खुल जाएगा, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। और एडवांस डिक्लाइन भी आप जरूर ओपनिंग में चेक कीजिए। मैं कुछ और 100 शेयर्स वाली कैटेगरी में आता हूँ, तो TVS आज गैप के साथ खुल रहा है, IOC भी गैप के साथ खुल रहा है और BPCL ऑलरेडी मैंने आपको बताया वो भी गैप के साथ खुल रहा है। जहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज़, इंडिगो आज खुलते अपने साल का हाई भी टेस्ट करेगा, ये शेयर भी नोटिस करने वाला है, इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। 6 सेकंड के बाद बाजार अब खुल रहा है, एडवांस डिक्लाइन कम से कम होना चाहिए 1,1200 शेयरों का।
1200 ही शेयर आए, 1260 शेयर नंबर आए हैं और 350 शेयरों का डिक्लाइन है। कोई वैसे ज़्यादा बड़ा कट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। निफ्टी के अंदर करीब 10 पॉइंट की गिरावट रह गया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने जो 150 पॉइंट की गिरावट थी उसको सिर्फ 31 पॉइंट में समेट रहा है। निफ्टी तो बकायदा हरे निशान में भी आ चुका, अब 31 पॉइंट ऊपर है और देखते देखते हो सकता है बैंक निफ्टी भी आ जाए हरे निशान में। बट फिर भी आप आराम से काम कीजिएगा, कहीं बाजार और इंडेक्सेस भागे नहीं जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको सुबह भी बात कही है, 650 का रेजिस्टेंस भी है जो अपना काम करेगा और अभी हम 635 के आसपास चल रहे हैं। देखते देखते बैंक निफ्टी भी हरे निशान में आ गया। जो शुरुआती झटका कोटक का था उसको एब्जॉर्ब किया और उसके बाद बाजार मार्केट मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडाइसेस भी ऊपर हैं। पहले 5 शेयर और दिखा दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, HUL और HDFC बैंक, इनके पास वेटेज का और कंट्रीब्यूशन का भरमार होता है, इसलिए पहले इन शेयर्स को चेक कर लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज आधा % ऊपर है, TCS, इन्फोसिस, HUL सब दिखाते जाओ। HDFC बैंक कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आधा % ऊपर है, इसलिए आप देख पा रहे होगे कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। TCS भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, इन्फोसिस भी दिखाओ आधा ही % नीचे। एक बार HUL भी दिखाओ, शुरुआत में वो गैप डाउन कर रहा था, देखते कितना उसने गैप कवर किया नहीं किया। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रोड्यूसर साहब थोड़ा स्पीड से शेयर फायर करो, इतना समय नहीं होता ओपनिंग में, आप 0.25% की गिरावट है। तो ज़्यादातर मोटा मोटी शेयर्स हमको ऐसे दिख रहे हैं कि जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 650 का लेवल आपको निफ्टी पे दिख रहा होगा। एडवांस डिक्लाइन अब 1500 शेयरों का हो चुका है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। कोटक के अंदर जो शुरुआती झटका लग रहा था करीब 2% का, सिर्फ वहीं पर आके ही वो 2% अपने आप को रोक रहा है। जरा जल्दी से खाओ निफ्टी के टॉप काउंटर्स में। BPCL दिखाओ, उसने स्पीड पकड़ लिया 2.5% ऊपर। M&M कंटिन्यूटी इफेक्ट दिखा रहा है आज करीब 1.5% ऊपर। बजाज फिनसर्व 1.5% ऊपर। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प। अगर मैं पहले 5 शेयर ही सिर्फ चेक कर रहा हूँ ना तो मेरे को 3 ऑटो काउंटर्स दिख रहे हैं। तो मेरी आज फिर से ऑटो काउंटर्स पे स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं छांट के वहाँ से शेयर कुछ पकड़ के आपके सामने रखेंगे। एक बात जहाँ पे कमज़ोरी है वो कोटक के साथ मारुति है, ये भी एक ऑटो का ही काउंटर है बट ये थोड़ा वीक है। हिंडाल्को और ICICI बैंक के अंदर भी शुरुआती कमजोरी है। M&M ने भी साल का हाई लगाया माफ़ कीजिए, पावर ग्रिड ने भी साल का हाई लगाया। ये हीट मैप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आप ऊपर भी ऑटो काउंटर्स दिख रहे हैं तो नीचे भी ऑटो काउंटर्स आपको दिख रहा है। मारुति के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, M&M के अंदर तेज़ी है और SBI लाइफ, और इसके अलावा एक और शेयर भी मेरे को भी स्क्रीन पे दिखा था, शायद वो जी एंटरटेनमेंट तक तो हट गया है। अडानी एंटरप्राइजेज भी आज ऊपर है, अडानी ग्रुप की ये अगुवाई करता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के मार्केट में स्क्रीन देख के कोई खास प्रॉब्लम लग रही नहीं है, आराम से ट्रेड कीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा छोटे मझोले शेयर अभिषेक आपको बता देंगे, साथ ही ओपनिंग के सौदे भी। बिल्कुल, तो बाजार में हम देख रहे हैं कि एक सदी हुई शुरुआत हुई है। 22,650 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी हल्की सी तेजी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से तेजी के पक्ष में है। और अगर छोटे मझोले शेयरों में अगर देखेंगे तो वायदा के शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। क्रूड में जिस तरह की हमने गिरावट देखी है, करीब 4-5% के आसपास की, $83-84 के आसपास का क्रूड आ गया है। HPCL में, BPCL में हम देख रहे हैं कि आज 2 से 4% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा इंडिया मार्ट के शेयर में 3.5% के आसपास की तेजी है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, फाइनेंशियल स्टॉक्स में REC, L&T फाइनेंस होल्डिंग, PFC, ये तमाम शेयर आज आपको बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। फेडरल बैंक, आज इसमें बढ़त की उम्मीद थी। KVS मड़ियन वाली खबर को लेकर हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास की तेजी पर यहाँ पर शुरुआत हुई है और सेल में हम देख रहे हैं कि करीब 2% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा जो गोदरेज ग्रुप के स्टॉक्स हैं वहाँ पर अगर आप गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को अगर आप छोड़ दें तो बाकी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज एग्रोवेट, यहाँ पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अशोक लेलैंड में भी अच्छी तेजी है, बिक्री के इनके आंकड़े भी ठीक ठाक आए हैं और डैम कैपिटल की बहुत एक बुलिश रिपोर्ट है 245 रुपये के लक्ष्य के लिए, तो वहाँ यहाँ पर भी तेजी हो रही है। इसके अलावा TVS मोटर में भी, NHPC में, एक्साइड में, इन शेयरों में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा IFCI हो गया, PNB गिल्ड्स हो गया और मॉयल ने दाम बढ़ाए हैं। तो ये 5-6% की तेजी इन सारे के सारे स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो बाजार में शुरुआत थोड़ी सी शांत हुई है। निफ्टी है 40-50 अंक ऊपर, हल्की तेजी। निफ्टी बैंक है 70-72 अंक ऊपर, लेकिन करीब 500 शेयर है लाल निशान वाले।
NSE पर और उसके मुकाबले 1540 शेयर हैं हरे निशान वाले। तो 1:3 का रेशियो है हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले, गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर बाजार में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है। OMCs में आज ठीक ठाक हम तेजी पर कारोबार देख रहे हैं और ऑटो स्टॉक्स में भी कुछ कुछ मोमेंटम बना हुआ है, जो कि हम मंगलवार को भी देख रहे थे। अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उनसे ये समझते हैं कि अब आपको इस शुरुआती कारोबार में ट्रेड के मौके कहां पर मिल रहे हैं। समय भी मिल गया है स्टॉक छांटने के लिए। तो शुरुआत हम कपिल आपसे करेंगे। बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स कौन से हैं? मिड कैप एंड स्मॉल कैप में तो मोमेंटम काफी अच्छी देखने मिल रही है। यहाँ पे जैन इरिगेशन मेरे ध्यान में आता है, 64 के लेवल पे चल रहा है, अभी के स्तर पे 2.5% से ऊपर है, और भी मौजूद और भी अपसाइड मोमेंटम दर्ज कर सकता है। और पोटेंशियली मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 68 तक मूव करना चाहिए और नीचे में इसके स्टॉप लॉस 62 के रहेंगे। तो ये सलाह है आपके लिए। रत्नेश जी गुड मॉर्निंग। बताइए सर, आपने क्या स्पॉट किया है ओपनिंग ट्रेड के लिए? गुड मॉर्निंग। तो जो मेरा पहला रहेगा वो PFC रहेगा। PFC में यहाँ पे काफी अच्छी मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट बाद में फॉलो थ्रू मिल रहा है यहाँ पे। तो PFC में तेजी बरकरार रह सकती है। 467 का टारगेट और जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 450 का बनेगा। ठीक है, 450 का स्टॉप लॉस PFC के लिए। इस बीच ICICI बैंक की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है और उन्होंने कहा कि MD एंड CEO संदीप बख्शी के इस्तीफे की खबर बेबुनियाद है। ICICI बैंक की तरफ से ये खबर, तो पता नहीं क्या खबर कहाँ से उड़ी और कहाँ तक गई, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरी तरह से ये मनगढ़ंत है। ICICI बैंक का क्लैरिफिकेशन आया है कि पूरी तरह से मनगढ़ंत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चलिए भसीन साहब के पास चलेंगे। भसीन साहब, बाजार की तो शांत शुरुआत हुई है और जहां पर शुरुआत है उससे थोड़ा सा बाजार नीचे ही आ रहा है। आपने कुछ ट्रेड के लिए स्पॉट किया है क्या? अभी अगर किसी को बाजार में कोई सौदा लेना हो तो आपकी नजर कहां पर गई है? 2 दिग्गज शेयर लीजिए। पहले तो ICICI बैंक, मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी ने हाई जाना है, ICICI बैंक ने बढ़ना ही बढ़ना है और निफ्टी का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो 1250 का मुझे टारगेट दिखता है ICICI बैंक। इसको सबसे पहले लीजिए। दूसरा मेरा बाय है, मैंने बोला आपको कॉनकॉर मेरे हिसाब से अनबिलीवेबल रिजल्ट देगा और आप देख सकते हैं उसके 2 तरह के फ्रेट है, एक तो रेल का और एक एक्जिम का। रेल में जो उसका जो मार्जिन है वो अब डबल डिजिट में स्ट्रॉन्ग हाई में जाने वाला है, 10-12% का, और एक्जिम का भी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। तो मेरे को 1125 का बहुत जल्दी टारगेट दिखता है। इनफैक्ट मे का सबसे बढ़िया शेयर कॉनकॉर होएगा। और लास्ट आपको पहले ही कहा था रतन इंडिया पावर लीजिए 9 रुपए में, ये मुझे डबलर दिखता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, ICICI बैंक और कॉनकॉर कहना है भसीन साहब का कि ये मे का सबसे बेहतरीन शेयर होगा और उसके अलावा रतन इंडिया पावर पर तो कन्विक्शन है ही, आपको बाजार खुलने से पहले ही सुझाया था। अब किरण जी के पास चलेंगे। किरण जी, आपके ओपनिंग ट्रेड क्या है सर? आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? सो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर के अंदर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हीरो मोटर कॉर्प एंड टाटा मोटर, ये दोनों स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं। हालांकि सुबह जब ओपन हुए वहां से तो नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कल की क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हीरो मोटर कॉर्प और टाटा मोटर में ध्यान रखें। टाटा मोटर स्पेसिफिकली लेवल वाइज अगर हम देखें तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी देखी थी, 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं 1015 1010 का क्लस्टर है, वहां पे आप लॉन्ग करके जा सकते हो। 1005 के नीचे का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और जिस तरह की ओवरऑल चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप ऊपर में 1030 1040 तक के टारगेट 1-2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो टाटा मोटर हमें अच्छा लग रहा है करंट मार्केट का। ठीक है, देखते देखते बैंक निफ्टी इनफैक्ट उसके फ्यूचर्स और वो उसका स्पॉट दोनों लाल निशान में आ चुके हैं। यानी कि जो शुरुआत में गेन भी क्या था, शुरुआत में तो लॉस ही था, लॉस के बाद जो उसने अपने आप को ग्रीन में किया, वापस बैक टू ग्रीन रेड हो चुका है। लेकिन ये एक्सट्रीम वॉलेटाइल है, आप इसको बिल्कुल वैसे ना करें। एक और चीज़ मैं वॉलेटिलिटी आपको दिखाता हूँ कितनी चरम पे मिलेगी। 3 चीज़ें आप नोटिस कर लीजिए अगले चरम पे वॉलेटिलिटी को लेकर जाने में है। पहला, 52% लॉन्ग हो चुके हैं FIs। अब ये 5% इधर उधर करेंगे ना, कम से कम 300 पॉइंट को निफ्टी को हिलाएंगे, कम से कम 300 पॉइंट निफ्टी को हिलाएंगे। ये सिर्फ 5% की मूवमेंट देंगे तो। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाओ, 6% ऊपर है, 7% ऊपर है।
ये विक्स टिपिकली फियर को अब बताता है, और हमने आपको 12:30 के बाद ये भी बताया था कि जब भी 12:30 के बाद विक्स चलेगा तो आपको मार्केट के अंदर वो टिकने ही नहीं देगा ऊपर पे। तो अभी 6.5% ये भी ऊपर है। तीसरी जो मेरे को इंपॉर्टेंट बात लग रही है वो ये है कि फ़िलहाल अभी थोड़ा सा ना आराम से ट्रेड करना चाहिए। वॉलेटिलिटी अपने चरम पर चल रही है, तो थोड़ा अब कम ही ट्रेड लो तो ज़्यादा अच्छा। कम से कम इंडाइसिस पे ये बहुत ज़ोर से शेक करेंगे, क्योंकि 150 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है और 150-200 पॉइंट नीचे सपोर्ट भी है। तो ये ना सपोर्ट तोड़ने की जल्दी में है ना रेजिस्टेंस तोड़ने की जल्दी में, इसलिए आप यहाँ पे चीज़ चेक कीजिएगा। दूसरा, अभी रेशो है 60 और 120 का, ये 1:2 का रेशो है। मेंटेन रखने के लिए इतना चाहिए। अगर ये रेशो थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है, यानी कि थोड़ा एडवांसेस नीचे आ जाते हैं, तो बाज़ार आज अपने जो हाईज बना रहा है उसके बाद वो नहीं चलेगा। ठीक, तो आपको बस थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेना है और कुछ नहीं, तो आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, और कोई पॉइंट नहीं है कहने का। देखते देखते वापस से फिर देखो बैंक निफ्टी लहरी निशान में भी आ गया है। खैर, मैं कुछ एक सिलेक्टिव शेयर्स पता करता हूँ जहाँ पर आज शुरुआत में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। ज़रा वो शेयर्स लेके आता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पे, वो आप देखते जाइएगा। शुरुआत में ही पावर फाइनेंस को, इंडिया मार्ट एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाना, 3.5% ऊपर है इंडिया मार्ट। एक बार कपिल आपकी रिकमेंडेशन इंडिया मार्ट पे ज़रा देख के बताइए, बढ़िया शेयर है, आज इंट्राडे और प्रॉफिट दे सकता है। जी बिल्कुल, इंडिया मार्ट काफी टाइम से एक रडार में रहा था और आज ही दिन का एक वेट कर रहा था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करे। मुझे यहाँ पे अलर्ट भी मिला। तो इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है कि मैं वो स्टॉक प्रेफर करता हूँ जहाँ पे स्टॉक ने एक बहुत अच्छा बेस बनाया हो, बेस बना के ब्रेकआउट किया हो और ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा हो, और जो रिटेस्ट हो रहा है वहां पे आपको 200 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल आ रहा है, और वो सपोर्ट लेवल के बाद में भी स्टॉक ने 2-3 महीना वहां पे टाइम स्पेंड किया हुआ था, और आज के दिन में जो उसकी अपर रेंज थी वो उसने ब्रेकआउट किया हुआ है। पहला ब्रेकआउट है तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो सकता है कि फर्स्ट ब्रेकआउट में ही स्टॉक ऊपर चला जाए, वैसा नहीं हो सकता है। लेकिन स्टॉक प्राइस जब भी 2300 के ऊपर 2800 के ऊपर जब भी सस्टेन करने लगता है, तो मुझे लगता है कि इसमें काफी एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिलना चाहिए, एक स्ट्रक्चर पूरा एक चेंज होना चाहिए, उसके बाद में स्टॉक बाय ऑन डिप्स ही बन जाएगा। तो हाल के मौजूद के स्तर पे स्टॉक ने एक रेशन से थोड़ा सा माइल्ड डिक्लाइनिंग मोमेंटम किया हुआ है, लेकिन 2800 के ऊपर उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसके बाद में पोजिशनली काफी अच्छा बाय बन जाएगा, और ऊपर में बाद में हमें 3200 के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं। पहले 5 से 10 मिनट में शुरुआती डाटा बना है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आप बाजार के अंदर जो लेवल्स आप देख पा रहे हैं थोड़ा टिकाने में भी मुश्किल हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे बाजार कर रहा है। बैंक निफ्टी वापस बैक अगेन टू रेड हो चुका है। अच्छा बसीन साहब, ये मनियन साहब फेडरल बैंक में आए या नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन फेडरल बैंक तो आपकी लिस्ट में भी था। आपने तो बहुत पहले ही फेडरल बैंक के बारे में बताया था कि बढ़िया मैनेजमेंट है, अच्छा काम कर रही है, कासा बढ़िया बढ़ रहा है इनका और अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। सर मैं एक्स मनियन को छोड़ देता हूं, तब भी फेडरल बैंक तो ठीक है क्या? मनियन आए या नहीं आए वो अलग बात है। देखिए डिम्पी जी, एक आदमी के आने ना जाने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है श्याम श्रीनिवासन और मिस्टर बटूरिया थे, उन्होंने फेडरल बैंक को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये 55-60 रुपए पे हमारी बहुत टॉप की पिक है, और हमारे टॉप एक बैंक भी है जो हमारे पोर्टफोलियो में है। फेडरल बैंक इज़ अ नो ब्रेनर, और मुझे लगता है इसके आने से जो अभी हवा बन रही है थोड़ी बहुत, वो उसको एक आदमी से कोई ना किसी बैंक को जाने में या ना आने में कोई इतना फ़र्क पड़ता है। बट अच्छा है कि अगर और क्रेडिबल आपके लीडर्स आएंगे तो दिस विल डू बेट। बट फेडरल बैंक अपने आप में ही, वेदर इट्स एग्री लोन, गोल्ड लोन और एमएसएमई, वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्वार्टरली नंबर्स अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, मुझे डीसीबी और धनलक्ष्मी बैंक इस भाव पे 2 टॉप स्मॉल बैंक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। बसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमने आपसे एक्सटेंडेड समय भी लिया और आपने हमको बहुत अच्छे से गाइड किया मुंबई स्टूडियो पधारने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे से सर खा पी के जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा आपको मैं बता देता हूँ, निफ्टी के फ्यूचर्स ऑलमोस्ट ये भी फ्लैट ही हो चुके हैं। तो आप इंडाइसेस में ना आज मेरे को लग रहा है शुरुआती डाटा देखने के बाद कि कोई हड़बड़ाहट सी नहीं दिख रही है। एक होता है ना कि आपको बस लेना है, फिर आप बटन दबाते जाते हो, फिर ये नहीं देखते भाव क्या आ रहा है अंदर, वो बाद में जाके चेक होता है कि एवरेज का प्राइस क्या आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। आज स्क्रीन देख के मेरे को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि कोई ना बहुत डेलिबरेटली आराम से, बड़े लोग भी हाँ ऐसे बैठे हुए कि नहीं भाई ठीक है लेवल की वेट करो, आएंगे नहीं आएंगे तो छोड़ दो, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है आज आप मार्केट देख के। आज यूफोरिया नहीं है बाजार के अंदर, वो गुम है।
इन स्पाइट ऑफ दिस के एफएस की होल्डिंग 52% लॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एक और शेयर्स पे आ जाते हैं। मैं पहले डेरिवेटिव्स के शेयर्स की शीट कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आऊँगा फिर कैश के स्टॉक्स पे। एक शेयर मेरी लिस्ट में और भी है, वो है श्री सीमेंट। एक बार जरा दिखाना श्री सीमेंट। खबर ये है कि शायद ये बिहार में 2 प्लांट भी लगा रहे हैं, ऐसी खबर कुछ मार्केट में पॉलिटिकल गलियारों में आई। 2-2.5% ऊपर है, 5% की ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। श्री सीमेंट दिखाना बॉस, श्री सीमेंट। रतीश भाई एक बार जरा आप चेक करो श्री सीमेंट। श्री सीमेंट देखिए थोड़ा सा अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा था डिम्पी जी, अभी भी हालांकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म है, किसी तरह का चार्ट में भी कुछ रिवर्सल नहीं है। हालांकि हाँ मल्टीपल एक सपोर्ट लेवल पे घुमा जरूर है, तो टेक्निकल बाउंड जरूर देखा जा सकता है, पर मेरे को बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद अभी यहाँ से हाल फिलहाल नहीं है। अगर किसी के पास में है तो मैं सलाह दूंगा कि 25,400 के आसपास में अगर वहां पे मुनाफा बांधा जा सकता है, और जो स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ से वो 24,900 रुपए का। ठीक है कपिल जी, मैं जरा कैश के शेयर्स के साथ शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपसे। एक शेयर जरा जुपिटर वैगन देखना, ये रेलवे वाली कंपनियाँ और मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। वैगन का मतलब जुपिटर वैगन। आप दूसरी कंपनी ढूंढते हो तो आपको कई बार रिसर्च करनी पड़ती है, सीधा जिसके भी नाम में रहेगा ना जुपिटर वैगन ही रहेगा। जरा देख के बताना मेरे को, तो शुरुआती डाटा जिसका ठीक लग रहा है, बढ़िया शेयर भी चल रहा है, 1.5% ऊपर है। मिला सर आपको जुपिटर वैगन कपिल जी? ओके, ये जुपिटर क्वेश्चन वैगन मिल गया जी। आवाज आ रही है? बेसिकली हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है जी। अब आने लगी, पहले JWL नहीं आ रही थी। बोलिए सर। जी। स्टॉक में काफी एक अच्छी मोमेंटम है। टीटा वैगन, जुपिटर वैगन में हमने बहुत सारी मोमेंटम तो अच्छी देखी हुई थी पास्ट में, लेकिन पिछले नवंबर महीने से हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा एक स्टेगनेंसी आ गई है, लेकिन एक अच्छी मोमेंटम के बाद का एक पॉज है। और डेली चार्ट में मैं देख रहा हूं तो आज एक छोटा सा एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट मुझे आने को ड्यू लग रहा है। तो ऑफकोर्स एक रिस्क वाला रेशियो काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे बनेगा। 416 पे स्टॉक चल रहा है, उसके जो इमीडिएट लोज बने हुए हैं वो 402 के यहाँ पे ही है, तो वो हमारा एक स्टॉप लॉस बन जाता है। और स्टॉक का फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है, बेस का ब्रेकआउट है फिर से, तो एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऊपर में 440 की अपसाइड मोमेंटम हो सकती है, तो बेशक यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, जुपिटर वैगन्स को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में मोमेंटम ठीक ठाक है। अगर आप निफ्टी को देखिए, पावर ग्रिड है करीब 2% ऊपर, हालांकि 2% की तेजी के साथ भी ये निफ्टी का सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर है। और उसके अलावा अगर आप वायदा में देखेंगे तो पीएफसी और आरईसी ज़बरदस्त तेज़ी है। पीएफसी 5% ऊपर है, आरईसी 5% ऊपर है, और आरईसी का जो शेयर है ये अब ये अपने 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर भी है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी ये ट्रेड कर रहा है, और लगातार 8वें सत्र में तेजी है। लेकिन किरण जी, आप हमसे विदा लें उसके पहले आप जरा बीएचईएल पर व्यू दीजिए, क्योंकि एक समय था कि ये शेयर 100 रुपये से आगे बढ़ने में मुश्किलें होती थी इसको, अब तो ये 300 रुपये को टच करने वाला है। 3.5% के आसपास की दमदार तेजी। बीएचईएल में आप क्या टारगेट सजेस्ट करेंगे, और क्या इस भाव पर भी सही लग रहा है ट्रेड करने के लिए? सो एक्चुअली ये स्टॉक हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था। ओवरऑल अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे तो 2016 के बाद ये स्टॉक ने 200 रुपए का लेवल क्रॉस किया, और साथ ही साथ 2010 के बाद पहली बार स्टॉक ने 260-270 का लेवल क्रॉस किया है। तो एक लंबे समय का कंसोलिडेशन पैटर्न या तो एक जो डाउन ट्रेंड था उसको क्रॉस किया है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म चार्ट देखोगे डेली वीकली, तो वहां पे इंडिकेटर्स डेफिनेटली ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। ऑलरेडी एक फ्रेश ब्रेकआउट हम देख रहे हैं 270 के आसपास का। 270 का एक जो हमने मार्च महीने में पिवट हाई देखा था, उसके बाद स्टॉक नीचे में 200 रुपए तक आया था, तो एक हाई बीटा काउंटर है। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से तो मैं थोड़ा नया बाई करने के लिए सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जिनके पास भी है वो 270 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। कोई भी गिरावट आती है 280 285 के हाई बीटा काउंटर है, आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं है। डिम्पी जी ने भी हाईलाइट किया है कि विक्स जिस तरह से बढ़ रहा है, तो देयर आर चांसेस कि हाई बीटा स्टॉक्स के अंदर थोड़ा डिप डाउन आएगा या तो वोलेटिलिटी आएगी। तो उस वोलेटिलिटी के अंदर आप 285 280 के आसपास बाई कीजिए। 260 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, जिनके पास है एग्जिस्टिंग वो भी 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, आप अगर मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट में नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है
वो 330-340 के आसपास का है। सो 330-340 के लिए हमें बाई करना है, लेकिन डिप में बाई करना है 260 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, गिरावट पर खरीदना है 280 रुपए के आसपास, 260 का स्टॉप लॉस, 330-340 रुपए तक जाने का ये दमखम रखता है। BHEL का शेयर बहुत पुराने स्तर आएंगे, मतलब 300 का लेवल दिखाया BHEL को, लंबा समय बीत गया, अब ये आने के लिए तैयार है। टाटा पावर, रत्नेश जी इस पर आप व्यू दीजिए। टाटा पावर 450 रुपए के ऊपर का भाव, धीरे धीरे करके ये शेयर लगातार चल रहा है, गर्मियों का सीजन भी है, पावर डिमांड भी हमने देखा कि आंकड़े आए हैं सरकार की तरफ से कि पावर डिमांड भी काफी रोबस्ट हो गई है। आप बताइए टाटा पावर टेक्निकली आपको किस तरह का लग रहा है शेयर ये? टाटा पावर पर कंटिन्यू आप देखेंगे हाई राइज फॉर्मेशन बना हुआ है, कंटिन्यू बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, अभी किसी तरह की इसमें वीकनेस नहीं। हालांकि थोड़ा सा अपने शॉर्ट टर्म एवरेज से थोड़ा सा स्टेज है चार्ट पे, तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी के पास में तो बिल्कुल अभी बने रह सकते हैं। एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस 430 रुपए सजेस्ट करूंगा, स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहे, ऊपर में टारगेट 480 और फिर 525 ये टारगेट आ सकते हैं। ठीक है, 525 रुपए की टारगेट है टाटा पावर के लिए। एक शेयर कपिल आप जरा इसको चेक कीजिए, वो है ट्रेंट का। लगातार इसमें हम मजबूती देख रहे हैं, बड़े साइज का शेयर होने के बाद भी कोई किसी थकान के संकेत नहीं है। ट्रेंट आप बताइए क्या करें, ट्रेंट में क्या तेजी के सौदे अभी भी लेने चाहिए, कंफर्ट है? जी बिल्कुल, एक कंफर्ट तो मुझे लग रहा है यहाँ पे। द थिंग इज दैट कि स्टॉक प्राइस ने डिफाइंग ऑल द रूल ऑफ ग्रेविटी, एक साथ एक तरीके से स्टॉक प्राइस ने ऊपर गया हुआ है, हर मंथली चार्ट टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर पे चैनल का ब्रेकआउट दिया हुआ है, और वो सारी अपसाइड मोमेंटम कहाँ ना कहाँ पे स्टॉक प्राइस ने बीच में एक आध से 1.5 महीने का एक कंसोलिडेट किया था, और वहां से 3-4 दिन से बाद में फिर से में फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहा है। 1-2 दिन पहले रिजल्ट के अनाउंसमेंट टाइम में काफी वॉलेटिलिटी देखने मिली थी, लेकिन अभी भी उसके लो प्रोटेक्टेड रहे हुए हैं, तो स्टॉक प्राइस एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में है, ट्रेंड में है, तो आज के दिन भी स्टॉप लॉस के साथ एक पॉजिटिव व्यू इसमें बिठा सकते हैं, और ऊपर में पिवोट लेवल के हिसाब से 4630 के लेवल के हमें रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा अपडेट करने की इसलिए मैं बार बार आपको राय दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट रेंज के अंदर रह के बड़ा चौपी है। बताओ कुछ नहीं हो रहा, आप बैंक निफ्टी को चेक करो, 34 पॉइंट है, कितने का इंडेक्स है? 50,000 का एक इंडेक्स आसपास का इंडेक्स है, 49,500 का। आप खुद से देख लो, आप शुरुआत में बैंक निफ्टी के अंदर 20-22 पॉइंट में क्या लोगे और क्या बेचोगे, वैसे वाला कंसेप्ट चल रहा है बाजार के अंदर। थोड़ा संभल कर ट्रेड करो आराम से, ऐसा नहीं है ये जो हाई विक्स है ना, इसका भी इम्पैक्ट नहीं आया मार्केट के अंदर। आप 7.5% का विक्स रखोगे, छुट्टी के बाद विक्स रखोगे, फेड की बैठक के बाद विक्स रखोगे, उसके बाद क्या निफ्टी को सिर्फ 10-20 पॉइंट चलाओगे? क्या बैंक निफ्टी को सिर्फ 25 पॉइंट चलाओगे? ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए प्राइस एक्शन ड्यू है, बी अवेयर, सावधान। बाजार एक बड़ा मूवमेंट थोड़ी ही देर में कुछ ऊपर नीचे ज़रूर करेगा, वो किसी शेयर की हेल्प से भी कर सकता है, और ये दोनों साइड कर सकता है। शुरुआती डाटा बहुत टसल वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एल्गो का एक सिस्टम रहता है जिससे हम थोड़ा ऑप्शंस के डाटा को चेक कर लेते हैं, लाइव डाटा चल रहा होता है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ कि शुरुआती डाटा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या वीक है क्या सर ये? तो वीक भी उतना नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ये बात भी मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहे, नहीं तो चर्निंग से मार देगा मार्केट आपको, ठीक है ना। थोड़ा सावधान रहे, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके तुरंत मार्केट से बाहर निकलें, अभी तो आपको यही काम करना है और कुछ नहीं करना। ठीक जी, आगे बढ़े हैं। अब जरा आ जाते हैं कुछ एक और स्टॉक्स पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आ रहा है हरे निशान में। हरे निशान में क्या मतलब, वो बस टिका रहा है हरे निशान में, छोड़ देता हूँ। रिलायंस में कुछ खास दम अभी दिख नहीं रहा। एक दो कैश के स्टॉक्स पता करता हूँ। IRB इंफ्रा 3% ऊपर, एक बार जरा इसको दिखाना स्क्रीन पर। IRB इंफ्रा सर, इसमें कोई ट्रेड है क्या? रत्नेश भाई एक बार जरा चेक करना IRB इंफ्रा। IRB इंफ्रा देखें डिम्पी जी, तो काफी अच्छा एक मोमेंटम जरूर इसमें आया है, इसमें भी कंटिन्यू एक हाई फॉर्मेशन बन रहा है, अपने की एवरेज के सपोर्ट लेके चला है। तो बिल्कुल आपका जो आइडेंटिफाइड ट्रेड है काफी अच्छा ट्रेड है ये। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक 67 का बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ऊपर में एक बार 74 के ऊपर निकलेगा, फ्रेश ब्रेकआउट देगा जो इसको 80 रुपीज तक लेके जा सकता है, तो 67 के स्टॉप लॉस से एक ट्रेड इसमें बन सकता है। आज ना ट्रेड थोड़े आपको ढूंढने में मुश्किल हो रहा। अच्छा, जो ट्रेड ढूंढ भी रहे हो ना, उसमें कन्विक्शन का लेवल बहुत फास्ट नहीं होगा। जिसमें जो बन रहा है सो बन रहा है,
जिसमें नहीं बन रहा सो नहीं ही बन रहा, ऐसा भी ध्यान रखना। हाँ, एक दो शेयर मेरी लिस्ट में और भी हैं, जरा मैं कैश वाले स्टॉक्स के पता कर लेता हूँ, उसमें से आपको दिखाता हूँ। एक बार जरा SGVN भी दिखाओ, आज 1.5% ऊपर है SJVN। मेरा आज का टारगेट करीब 3% और का, यानी मैं मानता हूँ 5% तक आ जाएगा ऊपर। SGVN एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाना, और किरण सर आप जरा चेक कर लो SGVN। सो एसजीवीएन की अगर हम बात करें डेली चार्ट के ऊपर, एक बड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न के रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसका आप अगर मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी पॉजिटिव जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो एक ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रेसिव बेट करंट मार्केट प्राइस से लेनी हो, या तो एक कंडीशनल बाय भी रखना है, तो 140 का लेवल जैसे एसजीवीएन क्रॉस करेगा 150 160 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें कंडीशनल बाय ही रखना चाहिए। 140 के ऊपर लीजिए, जैसे ही 140 का लेवल क्रॉस होता है 133 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और टारगेट जो रहेगा वो पहला जो टारगेट है वो 150 और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 160। ठीक है, ये जो लेवल्स अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको विक्स भी नोटिस कराया था कि हाई विक्स है और अभी तक बाजार पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। धीरे धीरे देखो आ रहा है, बैंक निफ्टी को ड्रैग मार रहा है, वो 50 पॉइंट नीचे ले आया बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को। हालांकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी देखा जाए तो बहुत है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, सावधान रहना है। ऐसा नहीं कि बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे, पुराना डाटा बाजार को गिरने नहीं दे रहा, नया डाटा बाजार को चलने नहीं दे रहा, ऐसी हालत हो गई है। पुराना जो आप लेगेसी लेके आए वो कैसे चलने, वो गिरने ही नहीं दे रहा, और आप जो आज शुरुआत में काम कर रहे हो वो आपको बढ़ने नहीं दे रहा। तो ऐसा मार रहा है ना, बस थोड़ा सा सावधान रहो, बी अटेंटिव। मैं ना एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको दिखाता हूँ, 49,500 की कॉल, 49,500 की कॉल पुट 8 मई वाली, अगर आप दिखा पाए तो मैं रत्नेश जी से पता करता हूँ ये सवाल। रत्नेश भाई आपके टर्मिनल पे आ रहा होगा, हम भी दिखाने की लाइव कोशिश करते हैं। 8 मई वाली 49,500 की कॉल और पुट, दोनों ऑलमोस्ट मतलब 5-4% ऊपर नीचे हैं, और इतनी ज़ोर से स्विंग मार रही है, मैं आपको क्या बताऊं। इन दोनों में कोई एक तरफा हो जाएगा। एक तरफा कहने का बोला, ये तो 450 वाली जो पुट है ये सीधा हो जाएगी आज 600, या तो ये 350 वाली कॉल है ये हो जाएगी आज 500। तो दोनों में से कुछ एक ज़रूर होगा आज, क्योंकि हाई विक्स खड़ा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। ये वाली 49,500 वाली कॉल, ये देखो 458 460 चल रही है। ऐसे ही इसकी कॉल भी होगी, वो भी दिखाना स्क्रीन पे, और एक सामने दोनों को रख देना। अब रत्नेश जी जरूरत डाटा का करो एनालिसिस, और बताओ किसके पौ 12 होने जा रहे हैं, यानी कौन चलेगा, कॉल या पुट। चलेगी ज़रूर इसमें से। आज ये विक्स बैटरी नहीं देगा आपको शांति से। डिम्पी जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर 49,500 कॉल में देखे तो उसमें मुझे ज्यादा उम्मीद लगती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम आएगा, क्योंकि काफी एक अच्छा लेवल पे बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है। और जैसा आपने कहा कि एक बड़ा मोमेंटम आएगा, तो बड़ा मोमेंटम मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपसाइड में आएगा, क्योंकि आप डेटा भी देखेंगे बैंक निफ्टी के कल के अगर देखेंगे तो उसमें ऐसा बहुत ज्यादा किसी तरह की एक्टिविटी अगर आप बोले या वो देखे पुट साइड में या कॉल साइड में, तो ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं था। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कहीं ना कहीं कॉल साइड में इसमें एक मोमेंटम आ सकता है। आप ये कह रहे हैं कॉल साइड में मोमेंटम आ सकता है, तो कॉल आप लगा के रखो रत्नेश जी वाली। हाँ, ये 495 आप भले ट्रेड लो या ना लो, लेकिन आप इसको लगा के रखो, आप वॉच करते रहो। दूसरा, एक बार मैं जरा बैंकिंग काउंटर्स के ना कुछ स्टॉक्स के नाम ले रहा हूँ, आप जरा वो भी दिखाना स्क्रीन पर, जो बैंक स्टॉक्स के मैं नाम ले रहा हूँ। मैं बता देता हूँ आपको, 12 शेयर में से 8 शेयर तेज़ है। HDFC दिखाना, डेज हाई पे होना चाहिए। फेडरल, SBI, ICICI बैंक है। आपको जब मैंने ये नाम बता दिए तो आप इसी से सोच लो कि बाज़ार के अंदर क्या है ना, शेयर की चर्निंग इसको गिरने नहीं दे रही है, ऑप्शंस का डाटा इसको बढ़ने नहीं दे रहा है, पुराना डाटा इसको गिरने नहीं दे रहा है, ऐसे हो रहा है चर्निंग, और एक तरफा कर देगा। और मैं रत्नेश जी की बात को थोड़ा प्रोपेल करने के लिए, यानी कि उनकी बात ठीक हो जाए, इसलिए 3-4 बड़े शेयर्स मैंने आपको दिखा दिए कि इनके पास वेटेज का दम है और ये रुके हुए हैं। सावधानी से ट्रेड करने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ें, 1-2 शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। एक शेयर मेरी लिस्ट में और है, शेफलर इंडिया के नाम से कंपनी है। शेफलर, एस से मिलेगी, SCHA, शेफलर इंडिया। जरा वो दिखाना स्क्रीन पर। फिर हम एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ नीलेश जैन भी जुड़ जाएंगे। पहले स्क्रीन पे जरा शेफलर दिखा दो आप। यस, ये वाला शेयर है।
कपिल जी एक बार जरा शेफलर के चार्ट खोल के रखना आप, हाँ इसको चेक करना है। एक मैं ऑप्शंस का ट्रेड इस बीच और बता देता हूँ, नीलेश जैन काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनसे एक बार ट्रेड पता करते हैं। दिखाइए ऑप्शंस का चैंपियन। नीलेश बताइए कौन सा ट्रेड है आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए खरीदारी पर ही फोकस है और स्टॉक जो रडार पे आया है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। आज एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई इस पर्टिकुलर काउंटर ने लगाए हैं। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के साथ में यहाँ पे नए रिकॉर्ड हाई बनते हुए नजर आ रहे हैं। डेरिवेटिव डेटा भी इंडिकेट कर रहे हैं कि लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे होने शुरू हो गए हैं। लगभग 1-1.5% का फ्रेश हुआ है, आज ऐड हुआ है। तो यहाँ पे एट द मनी का कॉल ऑप्शन 3100 का कॉल ऑप्शन मई सीरीज की एक्सपायरी का, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। जो कि करंटली 92 96 के रेंज में ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करें। 73 का स्टॉप लॉस होगा, 115 का पहला टारगेट एंड 140 का दूसरा टारगेट। इसका लॉट साइज काफी छोटा है, 250 का है। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो रिस्क बन रहा है 5000 का एंड रिवॉर्ड 11,250 के बनते हुए नजर आएंगे अगर 140 के ऊपर ये ऑप्शन निकलता है तो ओवरऑल अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो 3160 से लेके 3200 तक के टारगेट हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में मई सीरीज के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ के चल रहे हैं। तो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, इसीलिए एट द मनी का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। ठीक है, एट द मनी के लॉन्ग ऑप्शंस यहाँ पे कॉल करने प्लस करने की सलाह है। 3100 की कॉल है पीडीलाइट की, आप इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिस्क और सब कुछ लिखा है इसमें, ज़रा बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, सर ने ऑलरेडी आपको सब कुछ गाइड कर ही दिया है। एक बार रिकमेंडेशन ले लेते हैं अब शेफलर पे भी। सर शेफलर पे आपकी कॉल, कपिल जी। जी फिलहाल के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि काफी निश सेक्टर में काफी मोमेंटम आ रही है। तो लेट्स से कि जो बेरिंग कंपनीज है वो शेफलर हो गई या फिर एसकेएफ इंडिया हो गया या फिर टिमकेन हो गया, तीनों की तीनों स्टॉक में हमें काफी एक बकायदा एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली हुई है। शेफलर ने अब पिछले 19 महीनों का जो एक रेंज थी उसकी ब्रेकआउट हमें पिछले 1-2 दिन में देखने मिला हुआ, जो कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन बाय द सेम टाइम स्टॉक ने 2700 से लेकर 3700 तक 3800 तक प्राइस में जंप किया हुआ है। स्ट्रक्चर अच्छा है लेकिन एक्सटेंडेड स्टॉक है, तो मेरा मानना यहाँ पे होगा कि करंट लेवल पे मोमेंटम को ना गवाते हुए 20-30% अगर इन्वेस्ट करना हो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तो कर सकते हैं। लेकिन बाकी की जो अमाउंट है वो थोड़े बहुत कूल ऑफ हो जाता है स्टॉक प्राइस में, तभी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट ऑन द डाउन साइड पोटेंशियल सपोर्ट जो इसका बनता है वो कुछ 3450 के लेवल पे यहाँ पे बनता है। तो वहां पे करंट लेवल पे 20-30% और बाकी की क्वांटिटी लो लेवल पे 3450 के लेवल पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, शेफलर को लेकर ये व्यू। आपसे अब रत्नेश जी एक ऐसे शेयर पर मैं व्यू चाहूँगा जहाँ पर आज तेज़ी हमें ज़्यादा दिख रही है, और वो है शेयर अतुल ऑटो का। शुरुआती सत्र में करीब ये 10% तक ऊपर चला गया था, थोड़ा सा नीचे आया ऊपर से, लेकिन अभी भी 7% के आसपास तक की तेज़ी दिखा रहा है। अतुल ऑटो ये कैसा लग रहा है आपको, और क्या इसको प्लस करें और तेज़ी होगी इस शेयर में? अतुल ऑटो के नंबर का काफी थोड़े से इम्प्रेसिव आए थे, इस कारण से इसमें हमको तेजी देखने को मिल रही। हालांकि काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज जरूर अपने की एवरेज 200 के ऊपर इसने ट्रेड करना स्टार्ट करा, पर ऊपर में अभी काफी बड़ा इसको सप्लाई है 610 615 की रेंज में एक ही सप्लाई जोन है। अब इसके ऊपर निकलने पे एक इसमें फ्रेश ब्रेकआउट दिखेगा, पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत सप्लाई आ सकता है इसको, तो यहाँ पे तो अब नई तेजी करने की सलाह नहीं रही। हालांकि किसी ने नीचे लेवल पे ले लिया तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पार्शियली मुनाफा बांध लेना चाहिए और स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 540 रुपए का। नई तेजी 610 से 615 के रेंज का ब्रेकआउट है तभी करना चाहिए। ठीक है, 610-15 पे जब ब्रेकआउट आए तो फिर आपको फिर तेजी के बारे में इसको सोचना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है, अतुल ऑटो में होल्ड की सलाह है। इनफैक्ट अतुल ऑटो में किरण जी की तरफ से, रत्नेश जी की तरफ से माफ कीजिएगा। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, आज हम देख रहे हैं कि देखिए जो गर्मी वाली जो थीम के जो शेयर होते हैं ना, आज आपको चौतरफा तेजी दिखेगी। पावर और पावर यूटिलिटीज से रिलेटेड जो भी शेयर हैं वो भी चल रहे हैं। एक और शेयर वाडीलाल, जरा आप चेक करेंगे, वाडीलाल में भी हम तेजी अच्छी खासी देख रहे हैं आज के सत्र में। आप जरा बताएंगे वाडीलाल, अगर हमको इस महीने के लिए रखना हो तो आपके टारगेट्स आपकी तरफ से क्या होंगे?
एक डायरेक्ट कोरिलेशन बनता है कि जो आइसक्रीम स्टॉक्स होते हैं और जो अपने हीट का पारा होता है, तो उनका एक डायरेक्ट कोरिलेशन हमें देखने मिला हुआ है। तो जैसे ही गर्मियाँ बढ़ती जाती है, उनका सेल भी काफ़ी बढ़ जाता है और अभी तो ये नॉन सीज़नल आइटम्स की तरह ही कंसिडर की जाती है। तो स्टॉक ने एक राउंडिंग और बॉटम का एक ब्रेकआउट हमें ऊपर की ओर दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा मूव है। आज के दिन में ऑलरेडी 6% की अपसाइड मोमेंटम तो है ही और हिस्टोरिकली भी स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है और आज के फ्रेश ब्रेकआउट को देखते हुए हाँ, एक ट्रेड बनता है, 6% अपसाइड मूव हो गया है, तो मैं इसका इंटरनल मीन्स इंट्राडे के जो सपोर्ट लेवल देखता हूँ, तो 4650 का लेवल बनता है। तो करंट लेवल से 4650 ये आपका एक एक्यूमुलेशन ज़ोन यहाँ पे बन जाता है और नीचे में जो आज के दिन का लो है 4500 वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वेरी शॉर्ट टर्म अवधि तो इसको नहीं दे सकते क्योंकि रिस्क आपका काफ़ी बड़ा है इसमें, तो लेकिन होल्ड कर सकते हैं आज के स्टॉप लॉस के साथ में और 4650 तक इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 4650 तक अकोमुलेट कर सकते हैं। वाडीलाल अब बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखा है शेयर में। अगर हम इस साल की बात कर लें, अप्रैल से लेकर जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने में करीब करीब 89-90% ये शेयर चल गया, ऑलमोस्ट डबल होने की तरफ ये बढ़ रहा है। तो बेहतरीन मोमेंटम हमें देखा है वाडीलाल के शेयर में। देख रहे हैं कि कोई मोमेंटम इस वक्त दिख ही नहीं रहा है। आप निफ्टी को देखिए, ऑलमोस्ट सपाट है, हल्की सी तेजी है 25-30 अंकों के आसपास की, 22,630 के आसपास। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक तो बाकायदा अब लाल निशान में है और जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है ना, वो बढ़ रही है। 950 शेयर इस वक्त एनएसई पर लाल निशान वाले हैं और उसके मुकाबले करीब करीब 1200 शेयर हैं हरे निशान वाले। कुछ शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं और ये समझते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। रत्नेश जी, जरा सन फार्मा आप चेक कीजिए। सन फार्मा में मूव ठीक ठाक है शुरुआती। सन फार्मा क्या ट्रेड का मौका इसमें बन रहा है? क्या करना चाहिए इसमें? सन फार्मा में देखेंगे थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तेजी के बाद में थोड़ा सा करेक्शन वहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहेगा, पर किसी को कोई शॉर्ट टर्म छोटे से टेक्निकल बाउंस के लिए प्ले करना है तो यहाँ पे एक 1505 रुपए, 1500 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के बहुत बड़ा तो मुझे तेजी नहीं दिखी है। अब 1550 रुपए तक के लिए आ सकता है। ठीक है, सन फार्मा को लेकर ये व्यू। एक कैश वाले स्टॉक पर कपिल आपसे व्यू चाहिए और ये है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जरा चेक करके बताइए कैसा लग रहा है और क्या मौजूदा स्तर से भी अभी तेजी की गुंजाइश है इसमें? जी, स्टॉक प्राइस में पिछले काफी महीनों का एक करेक्शन आया था, लेकिन लास्ट महीना और आज के महीने में जितने दिन हमने स्पेंड किए हुए हैं, तो वहां पे एक रिकवरी तो देखने मिल रही है। और जो भी एक इसके प्रीवियस हर्डल लेवल थे, इसके प्रीवियस हर्डल लेवल लगातार स्टॉक 320 के लेवल के यहाँ पे ही फेस कर रहा था और आज के दिन में 320 का लेवल ब्रेकआउट हुआ भी है। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट में तो है, 7% ऊपर है स्टॉक। स्टॉक प्राइस की जो इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम में जो देख रहा हूँ, वो कहाँ ना कहाँ पे 335 की यहाँ पे हो सकती है। तो 320 से लेके 335 का जो फासला है वो अपसाइड की ओर कैप्चर किया जा सकता है और नीचे में इसके स्टॉप लॉस हमें 310 के रखने होंगे। ठीक है, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर ये व्यू। डिफेंस वाले शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि मिधानी में अच्छी तेजी है और डिफेंस वाले शेयर मोमेंटम में भी है, लगातार चल भी रहे हैं। 1.5-2% के आसपास के मूव्स हैं। मिधानी, रत्नेश जी, कहाँ तक ये जाएगा? मिधानी में आई थिंक कुछ ऑर्डर की जो न्यूज थी इस कारण से थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं 420-25 रुपए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कंसोलिडेशन काफी लंबा हो गया, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की तैयारी में। माफ कीजिएगा, 425 रुपए के स्टॉप लॉस से 465 रुपए के टारगेट तक के लिए आ सकता है। ठीक है, 465 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं मिधानी के शेयर में। आज ओएमसीज में हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक मूव है। बीपीसीएल और एचपीसीएल में तो 2 से लेकर 3-3.5% तक के आसपास की तेजी है, लेकिन आईओसी की जहां पर शुरुआत हुई थी, आईओसी ने अपनी तेजी गंवाई है। कपिल, आप जरा बताइए, ओएमसीज में कोई ट्रेड अगर बन रहा है तो कौन से शेयर में बन रहा है? 2 शेयर चल तो गए हैं ऊपर, आईओसी नीचे है। आपके हिसाब से बेटर प्लेस्ड क्या है यहां से और तेजी करने के लिए? जी, इन तीनों स्टॉक का मैं एनालिसिस करता हूँ तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ जिसने अपनी टिका के रखी हुई है वो
HPCL ही है, IOC काफी नीचे है, BPCL ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रीच नहीं किया हुआ है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अपने कगार पे है अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रीच करने के लिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी कंसोलिडेशन पैच के बाद में हमें ऊपर की ओर मूव कर रहा है। यहाँ पे कोई बड़ा व्यू तो नहीं बनेगा, एक शॉर्ट टर्म व्यू ही बनेगा। 512 पे ये स्टॉक चल रहा है, तो कहाँ ना कहाँ पे उसकी अपसाइड मोमेंटम 528 से 530 की मुझे देखने मिल रही है, जो इसका इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम है। और स्टॉप लॉस हाँ इसका कुछ 500 लेवल के यहाँ पे बनेगा, तो 10 से 12 रुपए का रिस्क है और उसके ऊपर में 20 रुपए का हमें टारगेट यहाँ पे सेट होते हुए देखने मिल सकता है। ठीक है, एक शेयर है केफिन टेक, उसका नाम है रत्नेश जी, और केफिन टेक ये शेयर लगातार चल रहा है, नतीजे इसके अच्छे आए थे, प्रॉफिट हमने देखा था कि 30% के आसपास की ग्रोथ थी, डिविडेंड का भी ऐलान किया था। आज जो केफिन टेक का जो भाव है वो आज इसने 814 रुपए का हाई मार दिया, नया रिकॉर्ड स्तर है, ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आया है। केफिन टेक इतनी लगातार चलने के बाद, हालांकि जब लगातार कोई शेयर मोमेंटम होता है तो आपके लिए ये बताना कि प्रॉफिट टेकिंग है अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप बताइए कि क्या करें, एक लेग की प्रॉफिट टेकिंग केफिन टेक में कर लें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके अभी बने रहें इसमें? केफिन टेक में देखिए लंबा कंसोलिडेशन का रिजल्ट अच्छा निकला, में इसमें काफी अच्छी तेजी हुई, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट दिया था 30 अप्रैल के सेशन में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद में इसमें फॉलो अप मिला। तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने ले रखा तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए, काफी अच्छा पैटर्न है, मुझे ऐसा लगता है तेजी बिल्कुल बरकरार रहेगी इसमें। तो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दूंगा मैं आपके 730 रुपए का, ऊपर में टारगेट कहीं ना कहीं इसमें 840 से 900 रुपए तक के लिए आ सकते हैं, पर इसमें मिड टर्म का थोड़ा सा व्यू रखना। ठीक है, थोड़ा सा मध्यम अवधि का व्यू रखना होगा कि फिनटेक में 800 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल चल रहे हैं। अच्छा, लगातार दूसरे सत्र में तेजी है कपिल, और रेमंड के शेयर में बढ़िया तेजी आज भी हम देख रहे हैं, और रेमंड का दरअसल जो रियल एस्टेट वाला जो बिजनेस है ना, उसको बाजार अच्छा खासा वैल्यू दे रहा है। अब ये थाने से बाहर भी निकल रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि ये पूरे MMR रीजन से भी बाहर निकलेंगे और प्रोजेक्ट अपनी लॉन्च करेंगे आगे। लेकिन रेमंड, आप इसमें और तेजी देख रहे हैं रेमंड में? 2214 रुपए का भाव फिलहाल है, रेमंड में करें क्या? लास्ट मंथ में अगर हम सेक्टर के परफॉर्मेंस देखते हैं तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमने एक प्राइवेट मींस पब्लिक बैंकिंग सेक्टर में और रियलिटी स्पेस में ही देखने मिला हुआ था, और काफी सारे स्टॉक के साथ में रेमंड ने भी काफी अच्छा ट्रैक्शन दिया हुआ है। स्ट्रक्चर उसका बुलिश है, लेकिन पिछले 2 दिनों में से स्टॉक 2000 से 2200 यानी 10 से ऊपर की परसेंटेज अपसाइड माउंट ऑलरेडी दे चुका है, और ये जो इसके 2230 के लेवल है वो लास्ट टाइम का इसका टॉप भी हुआ था, वहां पे हमें काफी शार्प सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। तो टेक्निकली वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो करंट लेवल पे तो कोई बाय का या व्यू नहीं बनता है, जिसके पास पोजीशन होता है वो ऑफ कोर्स होल्ड कर सकते हैं, और बाय का व्यू उसका 2230 के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, रेमंड को लेकर ये व्यू। एक और शेयर जिस पर हम रत्नेश जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, हालांकि ये शेयर रेंज में भी रहा है और काफी वोलेटाइल भी रहा है, वो है वेल्सपन कॉर्प का। वेल्सपन कॉर्प आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी इसमें है, ठीक ठाक, कुछ सत्र की लगातार कमजोरी के बाद इसमें आप कोई तेजी मूव आगे देख रहे हैं या फिर इसको अवॉइड कर दें? आप देखेंगे तो काफी अच्छा इसमें मोमेंटम बना हुआ है, किसी तरह का इसने कमजोरी नहीं दिखाई है, और इसने आउट परफॉर्म भी करा है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी ब्रेकआउट के लिए तैयार है, 595 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ जाएगा, इसको 630 650 तक लेके जाएगा, तो वहां पे फिर खरीदारी की सलाह रहेगी 560 रुपए के स्टॉप लॉस से। ठीक है, चलिए, ये तमाम स्टॉक्स पर व्यू। बाजार में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, एक बदलाव पिछले कुछ मिनटों में हुआ, वो ये है कि निफ्टी बैंक आ गया है हरे निशान में, 49,400 के ऊपर आकर फिर से ये कारोबार कर रहा है। हल्की सी तेज़ी है निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी, लेकिन